एवरीवन, कैसे हो आप सब। अगर आपने अभी तक क्लास 12 की इंग्लिश खोलकर भी नहीं देखी है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैंने आपके लिए एक कंप्लीट रिवीजन प्लान बनाया हुआ है और उसी के अंदर आज ही हमारी पहली रिवीजन क्लास होने जा रही है। आज की इस वीडियो में, इस एक ही वीडियो में ना, मैं आपकी पूरी फ्लेमिंगो की बुक ना पूरी रिवाइज कराने वाला हूं। सारे चैप्टर्स इस एक ही वीडियो में इतने कम समय में इतने मजेदार तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी अगर आपको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या होगा एग्जाम में, वीडियो देखने के बाद बताना कैसा फील हो रहा है। आप खुद मुझे कमेंट में बताना कि फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। ये काम मैं आप पे छोड़ देता हूं। आइए शुरू करते हैं हमारी ये मजेदार धमाकेदार रिवीजन क्लास, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवीजन शुरू करने से पहले आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। जो मैं आपसे कहूं ना लिखने के लिए, बस वो लिखते जाना और एंजॉय करना क्लास को। भाई, हमारा पहला चैप्टर है दी लास्ट लेसन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट लेसन यानी आखिरी लेसन। अब ये ना आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। आप भी क्लास 12th में हो, उसके बाद आपका स्कूल खत्म हो जाएगा, आपकी भी कोई आखिरी क्लास, आखिरी लेसन तो हुआ ही होगा ना। बिल्कुल वैसा ही इस चैप्टर के अंदर एक लड़के के साथ वही कहानी है। तो हम कोई भी जो चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, उसमें हम एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। उस स्ट्रैटेजी का नाम है पहले मोटा मोटा और फिर छोटा छोटा। हाँ जी, पहले मोटा मोटा देखते हैं कि कहानी है क्या। कहानी क्या है? द स्टोरी ऑफ ए फ्रेंच बॉय फ्रांस डिसलाइक्स स्टडिंग। भाई, ये कहानी एक फ्रांस एक जगह है ना, हाँ, ऐसी फ्रांसीसी लड़के की कहानी जिसका नाम है फ्रांस, और वो ना पढ़ाई पसंद नहीं करता है। अरे तुम्हारे जैसा है, तुम भी थोड़े पसंद करते हो, तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का है, आ जाओ। Hates his French teacher M. Hamel। अब टीचर का नाम क्या है? M. Hamel। उनसे वो नफरत करता है क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता उनको, उसे पढ़ने का शौक ही नहीं है। आ जाओ। One morning he was in fear, didn't learn rules of participle। अब पार्टिसिपल जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, ऐसे फ्रांस लैंग्वेज में भी होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में भी होते हैं। तो एक बार ना, एक सुबह ना, वो स्कूल जाते हुए डर रहा था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया हुआ था, उसको उसका डर लग रहा था। फिर क्या होता है? रीच्ड स्कूल जाता है, फाउंड फ्रेंच इज बैन, और उसे पता चलता है, जब स्कूल जाके पता चलता है कि यहां तो अब फ्रांसीसी भाषा पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिटलर के जमाने की बात है ये। आगे आ जाओ। एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच। फिर क्या होता है इसके अंदर? फिर जो एम हैमिल जो टीचर हैं, वो क्लास में सबसे पेरेंट्स से और बच्चों से कहते हैं कि भाई देखो, पहले तुम पढ़े नहीं और अब ना तुम्हारी फ्रेंच भाषा पर ही प्रतिबंध लग गया, अब तुम पढ़ सकते नहीं। तो ये उन्होंने इसमें बताया। फिर आगे क्या होता है? जो एम हैमिल टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, वो बताते हैं कि भाई जो तुम्हारी मादरी भाषा होती है, तुम्हारी मातृभाषा होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें उसको संजो के रखना चाहिए। अब तो बैन हो गई, लेकिन भूलना मत, ये तुम्हारे लिए बहुत प्रिय है, तुम्हारे लिए बहुत अजीज है। ये सारी बातें एम हैमिल बताते हैं। कुल मिला के, टोटल मिला के इस चैप्टर में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोटा मोटा समझ लिया ना? आप छोटा छोटा समझ लेंगे, और जो वर्ड मैं इंपॉर्टेंट बोलूं उसे याद रखना है बस। चलो शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। ये तो हमें पता है कि फ्रांस जिसे बोल सकते हैं हम, फ्रांस नाम के एक लड़के की, फ्रांसीसी लड़के की कहानी है ये। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच। उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था। डिसलाइक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या डिसलाइक करता था फ्रेंच भाषा को डिसलाइक करता था। हेट करता था किसको? अपने टीचर को, एम हैमिल को। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। उसको ना, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, उसको ग्रेट ड्रेड था, मतलब डर था। किस चीज का? डांट का, कि मेरी डांट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आगे देखते हैं। एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उसने पार्टिसिपल का जो लेसन था, जो अध्याय उसको दिया गया था, वो उसने लर्न नहीं किया था। व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल ही फाउंड देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। जब वो स्कूल पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, है ना, रीच करा उसने स्कूल को, तो वहां क्या था? देयर वाज साइलेंस। इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या? साइलेंस था। क्या था? साइलेंस था। ऑल अराउंड, चारों तरफ साइलेंस था। The students sat at their desk silently। बच्चे ऐसे डेस्क पे बैठ के साइलेंटली बैठे हुए थे, मुंह लटके हुए थे, कोई कुछ नहीं बात कर रहा था। एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट। और एम हैमिल ने भी नहीं, उसे डांटा नहीं कि वो लेट क्यों आया था। ये बहुत पहली बार ऐसा हो रहा था। तो अभी जैसे ही आप लोग सोचोगे लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में, तो क्या क्या वर्ड याद आ रहे हैं? कि एक तो फ्रांस था, एक एम हैमिल थे, है ना, एक फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो डिसलाइक करता था फ्रांस, वो हेट करता था एम हैमिल को, है ना, कुछ ऐसा ऐसे याद आ रहा है। उसको बहुत ज्यादा क्या था? फियर था। किस चीज का? स्कोल्डिंग का, क्योंकि उसने पार्टिसिपल पे होमवर्क नहीं किया था, लर्न नहीं किए थे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। और जब वो स्कूल पहुंचा, सब कुछ क्या था? वह साइलेंस। ही फाउंड साइलेंस। हर जगह से क्या मिलती है? साइलेंस ऑल अराउंड। बच्चे कैसे बैठे हुए थे? डेस्क पे साइलेंटली बैठे हुए थे। क्या ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद आ रहे हैं? चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, आगे देखो जल्दी से।
He was wearing his beautiful dress which he never wore except on inspection and prize days. और जो एम हैमिल थे ना, वो बड़ी ब्यूटीफुल ड्रेस पहने हुए थे जो वो सिर्फ प्राइज के दिन, जिस दिन प्राइज बांटने होते थे तब वो पहनते थे, वो वाली उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी. Villagers were also present in the class. जो विलेजर्स थे गांव वाले वो भी वहां पे प्रेजेंट थे. Everybody looked very sad in the class. अब सीधी सी बात है, फ्रांसीसी भाषा पर बैन लगा हुआ होगा तो सब उदास ही तो बैठेंगे, हंसी ठिठोली तो कर देंगे, अरे वाह मजा आ गया, बैन लग गया, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. आ जाओ. विलेजर्स वर आल्सो, वो वहां पे भी थे, सब लोग सैड दिखाई दे रहे थे क्लास में. देन एम हैमिल टोल्ड दैट, एम हैमिल ने बताई वजह कि सब शांत क्यों बैठे, हुआ क्या है. ऑर्डर, इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्डर. ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. ऑर्डर आया है बर्लिन से, यानी जर्मनी से. क्या ऑर्डर आया है? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन. अल्सास एंड लॉरेन जहां पे फ्रांस रहता था, जो फ्रांस के अंदर जगह है उनका नाम है, तो वहां पे ये पूरा ऑर्डर पढ़ के बता देते हैं. वो कौन? एम हैमिल. कौन है वो एम हैमिल? कौन है? टीचर है. कौन से टीचर है? फ्रेंच टीचर है. वो बता देते हैं. अल्सास एंड लॉरेन, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो, अल्सास एंड लॉरेन, ये याद रखना है. ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. मेरे साथ साथ बोलो, बोलो, हम रिवीजन कर रहे हैं, बोलो बोलो मेरे साथ. ऑर्डर, एन ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर आया है, हैज कम फ्रॉम, कहां से? बर्लिन से आया. दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन फ्रांस, कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी फ्रांस में, अल्सास एंड लॉरेन में, ठीक है. फ्रांस गॉट शॉक टू हियर दिस न्यूज. वो शॉक हो गया. कौन? फ्रांस. He felt sorry for not learning his lesson. वो सॉरी फील करने लगा या बुरा फील करने लगा. He suddenly starts liking learning French. अचानक से उसको उससे पसंद आने लगी फ्रांसीसी लैंग्वेज. पता होता क्या, जब हम कोई चीज खो देते हैं ना, खोने के बाद हमें उस चीज का एहसास होता है, उसकी कदर होती है, उसकी वैल्यू होती है. जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते. जब हम उसे खो देते हैं तब हमें उससे बहुत मोहब्बत होने लगती है, तब हमें उसकी कदर होती है, हमें लगता है काश ये वापस आ जाए. वही उसके साथ हो रहा था. आ जाते हैं फिर. ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर हिज टीचर एम हैमिल. अब उसे एम हैमिल भी अच्छे लगने लगे. पहले तो नफरत थी, हेट करता था, अब लाइक करने लगा अचानक से. एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. एम हैमिल जो टीचर थे उन्होंने सबको क्या किया? ब्लेम किया कि तुम सब जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाया और बच्चों को नहीं पढ़ा पाया. ही सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल. अब वो फ्रांसीसी भाषा की तारीफ करने लगे कि जो फ्रांसीसी भाषा है सबसे लॉजिकल है, ब्यूटीफुल है वर्ल्ड के अंदर. He asked his people to protect their language. और उन्होंने क्या कहा कि अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना. क्यों प्रोटेक्ट करना? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन. जो जेल होता है उसकी चाबी लैंग्वेज में होती है. क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को एक करके रखती है. One must preserve their mother tongue. Preserve important word है, बार बार आएगा. इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये दोनों तीनों. आपको क्या याद रखना है? हैमिल ने प्रोटेक्ट करने को कहा, हेरिटेज को प्रिजर्व करने को कहा, मदर टंग्स को अपनी हमेशा प्रिजर्व करने को कहा. ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ये खत्म, बस ये इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं. अब तुम्हें क्या याद रखना है? फर्स्ट रिवीजन हमारी. क्या याद रखने? कौन कौन से वर्ड याद आ रहे हैं? क्या अभी नए नए कौन से वर्ड याद आ रहे हैं कि बैन हो गया था क्लास में, है ना? हैमिल ने ब्लेम किया था सबको इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, है ना? ये वर्ड याद आ रहे हैं क्या? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा. उसके बाद क्या याद आ रहा है तुम्हें? सोच के देखो कि भाई लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? मोस्ट लॉजिकल है, ब्यूटीफुल है, प्रिजर्व करना है, हेरिटेज है, मदर टंग है, प्रिजन की है ना? की टू प्रिजन. ये वर्ड याद रखो. नहीं आती तुम इंग्लिश, कोई बात नहीं, नहीं सीखी कोई बात नहीं. की टू प्रिजन, ये वाला फ्रेज याद रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी जो लास्ट डे पे भी रिवीजन कराऊंगा उसमें भी यही लाइन मैं तुमसे बुलवाने वाला हूं, ताकि तुम्हें याद हो जाए. याद भी मैं ही करा रहा हूं तुम्हें, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तो ये जितने भी वर्ड, अब करना क्या है, सुनो. जितने भी वर्ड अब लास्ट लेसन चैप्टर से जो अभी हमने डिस्कस किया है तुम्हें याद आ रहे हैं शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो वर्ड या वो लाइंस या वो फ्रेजेस, जैसे की टू प्रिजन था, ही ब्लेम्ड फॉर एवरीवन था, ऐसे याद आ रहा है ना? पूरे सेंटेंस नहीं बना पा रहे, मत बनाओ. आप अभी वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख डालो. जल्दी से लिखो मेरा दोस्त, सब ईमानदारी से लिखेंगे. तुम्हें कसम है, देखो मैं अपनी कसम दे देता हूं, लोग किसी और की क्या लोगे, मेरी कसम है, तुम्हें लिखो, सब लोग लिखो. इसी से तुम्हें नंबर आएंगे. 80 में से 80 टारगेट है मेरा, और ये तुम पूरा करोगे. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि अनीस जंग बहुत प्यारी राइटर हैं, उन्होंने लिखी थी. इसमें 2 कहानियां बताई गई हैं. जैसे कि इसके नाम से देखो, नाम क्या है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. के चाइल्डहुड को स्टोल कर लिया गया, स्टोलन था यानी चुरा लिया गया, चुराया हुआ, यानी उनका बचपन खराब हो गया. तो ऐसे बच्चों की कहानी जो गरीबी की वजह से जिनका बचपन छिन जाता है, जो कुछ नहीं कर पाते, ना पढ़ लिख पाते, उनकी कहानी है. अब इसमें 2 तरह की कहानी है. एक है साहिब आलम की कहानी, एक है मुकेश की कहानी. दोनों को अलग अलग हमें पढ़ना है. पहला है हमारा साहिब आलम की कहानी. तो क्या है साहिब आलम की? पहले क्या देखेंगे कहानी में? मोटा मोटा देखेंगे भाई.
तो कौन है ये कैरेक्टर, कौन है इसके अंदर? एक बॉय है जिसका नाम है साहिब आलम, जो कि एक रैग पिकर, इंपॉर्टेंट वर्ड है रैग पिकर, याद रखना। रैग पिकर कौन होते हैं? जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं। वो कौन है? हमारा साहिब आलम एक बच्चा है, ठीक है। अब सीमापुरी कहां रहता है? दिल्ली के सीमापुरी में रहता है वो। आगे आप बढ़ जाते हैं। हार्डली मैनेजेस फूड फॉर सर्वाइवल, वो और उसका परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। तो सर्वाइवल, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो कि साहिब आलम हार्डली मैनेजेस फूड फॉर सर्वाइवल, ये लाइन याद रखो, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज, गार्बेज क्या होता है? कूड़ा। गार्बेज क्या है? उनके लिए गोल्ड है। गार्बेज टू देम, उनके लिए क्या है? वो सोना है, सोने जैसा है। जैसे तुम लोगों के लिए सोना इंपॉर्टेंट है ना, सोना मतलब वो सोना नहीं, वो जो सोना चांदी वाला सोना, उनके लिए वो जो कूड़ा है ना, वही उनके लिए गोल्ड है। आगे बढ़ जाते हैं। वॉक्स बेयरफुट, नो ड्रेनेज फैसिलिटी, नो क्लीनलीनेस, वहां सफाई सुथराई है ना, नालियां हैं जहां वो रहता है सीमापुरी में साहिब आलम, और वहां वो नंगे पैर घूमता है, चप्पलें तक नहीं उसके पास। साहिब गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपीज पर मंथ। बाद में कहानी में बताया गया कि अब साहिब पहले रैग पिकर था, ऐसे कूड़ा बीनता था। आगे चल के ना अब वो राइटर देखती है, अनीस जंग देखती है कि कुछ टाइम बाद देखती है कि अब वो कहीं नौकरी करने लगा है किसी चाय की दुकान पर, जहां से 800 रुपए महीना और खाना मिल जाता है। ये टोटल कहानी इसके अंदर है। और इसी को आप छोटा छोटा करके देख लेते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेन कैसे हुआ है। आइए। द राइटर मीट्स विद अ रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम। ये तो हमें पता है कि राइटर किससे मिलती हैं? साहिब आलम नाम के एक लड़के से। हु माइग्रेटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन यहां से वहां चले जाना है। वर्ड याद रखो, जिसको नहीं पता ये वर्ड सुनो। माइग्रेशन करना, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे रहने लग जाने को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कनाडा नहीं लोग चले जाते, वो क्या कर रहे होते हैं? माइग्रेशन कर रहे होते हैं इंडिया से कनाडा जाके। तो वो कहां से माइग्रेट होता? बांग्लादेश से आया था साहिब आलम। जब बांग्लादेश में बांग्लादेश बना था उस टाइम पे बहुत सारे बंगाली लोग यहां पे आके बस गए थे। एंड लिव्स इन सीमापुरी। कहां रहता है? सीमापुरी में रहता है। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर सर्वाइवल। ये हमने देखा है कि बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल, हार्डली मैनेज कर पाते हैं सर्वाइवल के लिए। फूड भी नहीं है उनके पास। द राइटर फाइंड्स साहिब वॉकिंग बेयरफुट। वो देखती है कि वो नंगे पैर घूम रहा है। उससे पूछती है कि नंगे पैर क्यों घूमते? तो कह देता है हमारी ट्रेडिशन है, चप्पल मम्मी ने ऊपर रखी हुई है। ऐसे करके उन्हें टाल देता है। आगे बढ़ते हैं। The general explanation is that it is not lack of money but a tradition। ये वही ट्रेडिशन वाली बात है कि जनरल एक्सप्लेनेशन तो ये दी जाती है कि भाई इसलिए घूम रहे क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमने का। However, she is not sure, लेकिन राइटर श्योर नहीं कि यही रीजन है। One day the writer finds साहिब होल्डिंग a steel canister going towards milk booth। एक दिन वो कनस्तर जिसे बोलते हैं हाथ में लेके देखती है कि वो मिल्क बूथ पे जा रहा है, यानी दूध की दुकान पे जा रहा है। अब वो चाय वाले की नौकरी करने लगा। He tells, वो बताता है that he got a job at a tea stall for 800 rupees and all the meals। ये तो हमें पता ही है कि 800 रुपए पे वो नौकरी कर रहा है एक टी स्टॉल पे। The writer noticed that he has lost the freedom of being his मास्टर। अब वो राइटर महसूस करती है कि अब वो अपनी फ्रीडम को भूल चुका है। जब वो रैग पिकर था वो आजाद था, फिर भी खुश था, लेकिन अब वो कहीं नौकरी कर रहा है, लेकिन अब वो आजाद नहीं है, उसकी फ्रीडम छिन चुकी है। टोटल कहानी यही है, इसके अंदर और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब इसमें से भी जो वर्ड हमें क्या याद रखने हैं, क्या क्या याद आया कि रैग पिकर है ना, माइग्रेशन है, कहां से? बांग्लादेश से। सिर्फ वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड्स और कुछ लाइन जो तुम्हें याद रह जाए वो अभी अपनी नोटबुक में बिना देखे आपको लिखनी है। आपको लिखनी है, देख के नहीं, बिना देखे। सोचो जो मैंने अभी पढ़ा है, क्या क्या था? रैग पिकर था, है ना, माइग्रेशन था, और क्या था? बेयरफुट था वो, है ना, बेयरफुट था, है ना, गोल्ड था, उसके लिए गार्बेज टू हिम या गार्बेज टू देम इस क्या है? गोल्ड था। ये वाली बातें कुछ वर्ड याद आ पा रहे हैं? है ना, बिल्कुल याद आ रहे हैं, बिल्कुल याद आ पा रहे हैं। वेरी गुड। चलो अब पॉज करो वीडियो को, और इसके भी जो रिलेटेड वर्ड्स आपको याद रह गए हैं, जो भी याद आ रहा है, जितना याद आ रहा है, बिना देखे लिखो मेरे दोस्त। अच्छा दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, जो मैंने अपने हाथों से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो आंसर्स हैं, ये सारे तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा ही दूंगा। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ होगा, वहां से आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने हाथ से लिखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ना आपको याद कराने का तरीका है, इससे आपको ना याद रह जाएगा। एक बार लिख के देखो, फिर भूल नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है? तो लिखते रहना है सबको, जो मैं पॉइंट्स आपसे लिखवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा इसी का दूसरा पार्ट है मुकेश की कहानी। क्या है मुकेश की कहानी में? पहले मोटा मोटा देखते हैं भाई। दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश हु वर्क्स एट ए बैंगल फैक्ट्री। वो फिरोजाबाद में एक बैंगल फैक्ट्री में, चूड़ी के कारखाने में काम करता है मुकेश। उसकी कहानी है फिरोजाबाद के अंदर। हैजर्डस प्रोफेशन है, इफेक्ट्स द आईज बैडली। ये जो प्रोफेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैजर्डस। बार बार आंसर में लिख के आना है तुम्हें ये वर्ड, हैजर्डस। अब ये ना कैसा है? खतरनाक है, जानलेवा है, नुकसानदेह है। इससे क्या हो जाता है? आंखों की रोशनी भी चली जाती है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हैज अ ड्रीम। किसका ड्रीम है ये भाई? ये
मुकेश का क्या ड्रीम है? एक बिकमिंग कार मैकेनिक। उसका सिर्फ सपना ही इतना है कि कार मैकेनिक बनूं, बस मैं किसी तरह कार ठीक करने वाला बन जाऊं। बेंगल मेकर्स आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। जो बेंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाले, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? बहुत ही दयनीय, बहुत ही बेचारे बुरी जिंदगी वहां पे जी रहे हैं। ये तो मोटा मोटा था इस चैप्टर में, इस कहानी में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। आओ इसका अब लॉन्ग आंसर देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश। की मुकेश की कहानी है, हु लिव्स इन फिरोजाबाद। ये तो तुम्हें भी याद हो गया, हो गया कि नहीं याद होगी? नहीं, ये वाली लाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं। विच इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। जो कि फेमस किसके लिए? बैंगल मेकिंग के लिए। दिस प्रोफेशन इज अ हैजर्डस वन। ये प्रोफेशन कैसा है? हैजर्डस। ये तो तुम्हें समझ में आ चुका है। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, मेरे वो बालक जिनको स्पेलिंग में दिक्कत रहती है, ध्यान से पढ़ लो। आ जाते हैं। दी वर्कर्स हैव टू वर्क इन फर्नेसेस। फर्नेसेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्नेस बोलते हैं भट्टी को। चूड़ियां भट्टी में बनती है। भट्टी का मतलब एक इतना बड़ा एक जगह होती है, पत्थर की बना देते हैं, उसके अंदर आग लगा देते हैं और सेकते हैं चीजें। Which have extremely high temperature, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, डिंजी सेल्स होती हैं, ऐसी जगह पे ये लोग रहते हैं। द सेल्स आर डिंजी विदाउट एयर और लाइट। वहां पे ना हवा का पास है ना पानी का पास है, वहां रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे। विदाउट एयर और लाइट है वहां जगह पे। द डस्ट आती है फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल अफेक्ट द आइज बैडली। जब ऐसे पॉलिश कर रहे होते हैं ना, तो उसका डस्ट आंखों में घुसता है और लोग अंधे भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश अपनी फैमिली से डिफरेंट है। क्यों है? ही हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग। क्या ड्रीम था उसका? बताओ। अच्छा, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कार मैकेनिक बनने का। किस चीज का ड्रीम है? कार मैकेनिक। एग्जाम में यही से क्वेश्चन उठ के आने, यही होंगे, यही लाइन तुम्हें लिखनी होंगी। ये जो आंसर नहीं है, ये मैं पेपर लीक हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि यही आंसर तुम्हें वहां लिखना है। जो ये लिख देगा, जो इतनी बातें लिख देगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड दिमाग में घुमाओ, अभी घुमाओ। हैजर्डस प्रोफेशन है, बेंगल मेकिंग में काम करता है, और वहां पे सेल्स कैसी हैं? डिंजी सेल्स हैं, विदाउट एयर और लाइट है ना। जो फर्नेसेस हैं वो कैसी होती है? फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर होती हैं। ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस। अक्सर क्या हो जाता है? ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या ये वाले वर्ड याद हो रहे हैं ना? चलो इसको खत्म करते हैं हम। He wants to go, जो मुकेश है, कहां जाना चाहता है? गैरेज में जाना चाहता है, एंड लर्न कार रिपेयरिंग, और कार मैकेनिक या कार रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है। द बेंगल मेकर्स couldn't organize themselves because of the fear of being beaten and harassed by the police। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी, मैंने बहुत बार देखा ये क्वेश्चन बनते हुए। भाई जो बेंगल मेकर्स हैं वो हमेशा हरास किए जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो कभी खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस वाले उनको बहुत मारते पीटते हैं। जो पॉलिसी मेकर है वो लोग, नेता लोग भी उनको परेशान ही करते हैं। दे आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ ड्यू टू दी साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की यही है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ उनकी जिंदगी क्यों नहीं संवर पाई, तो ये लाइन याद रखनी है कि भाई उनकी लाइफ इसलिए संवर पाई क्योंकि वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो साहूकार से पॉलिटिशियंस हैं, जो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो सब लोग क्या हैं? वो सब ना उनका हरेसमेंट करते हैं, वो उनको मारते हैं, पीटते हैं। तो इसी के ऊपर आपको अपनी तरफ से 2-3 लाइन और बढ़ानी पड़ेगी और ये आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पॉज करो वीडियो, जो वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस याद हो रहे हैं लिखो, बिना देखे लिखो। चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर, गहरा पानी। यानी गहरा पानी मतलब समझ में आ रहा है कि पानी के किसी डर से रिलेटेड ये कहानी है। क्या है कहानी? देखते हैं पहले मोटा मोटा। द राइटर हैज अ फियर ऑफ वाटर। राइटर को फियर है पानी का, बचपन से पानी का फियर है। दरअसल ये एक जज साहब थे पुराने, उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी, अपनी किताब में उन्होंने मेंशन किया कि कैसे उन्हें पानी से डर लगता था, फिर कैसे उन्होंने इस डर पे मुक्ति पाई, कैसे इस डर को दूर किया। ये पूरी टोटल कहानी। आओ पहले मोटा मोटा समझा देता हूं। भाई कैलिफोर्निया में बचपन में जब अपने पिताजी के साथ बैठे हुए थे बीच पे, वहां से एक लहर आई थी और उनको गिरा दिया था, और वो पानी में एकदम डूब से गए थे। तो तब से उनको डर बैठा था। उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया था, एक पूल था, स्विमिंग पूल था। वहां गए, वहां पे एक बिग बॉय आया, एक बड़ा सा लड़का आया और उसने उठा के उनको पानी में शरारत में फेंक दिया। वो बिल्कुल डूबने ही वाले थे, एकदम बेहोश हो गए थे। तो यहां से उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था। फ्यू इयर्स लेटर लेकिन बाद में उन्होंने कहा यार ऐसे थोड़ी चलेगा, मुझे बोटिंग करनी है और भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो वो कैसे कर पाऊंगा मैं? तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को रखा, गेट एन इंस्ट्रक्टर, पुट अ बेल्ट अराउंड। फिर इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट उनके कमर पे बांध दी थी। 5 दिन हफ्ते में वो क्लास करने लगे थे। उसके बाद क्या होता है? उन्होंने उसको सिखाया राइटर को कि कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है। उसकी प्रैक्टिस करते थे, 100 बार उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करी और उसके बाद वो तैराकी करना सीख गए। ये टोटल कहानी है, ठीक है? समझ में आ गई ना? पहले तैराकी नहीं आती थी, पानी से डर लगता था, इंस्ट्रक्टर रखा और सीख लिया। जैसे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना, नहीं आती, इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तुमने मुझे रख लिया, मुझसे सीख लिया, इंग्लिश बोलना सीख गए, इंग्लिश समझना सीख गए, खत्म बात। ये चैप्टर ये, इसमें और कुछ भी नहीं है। आओ चलो देखते हैं।
अब देखते हैं डिटेल में। द राइटर टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट। इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्कर करना, उस पर जीत हासिल करना। तो ये कहानी किस चीज की है? फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। एक और फियर था, किसको था फियर? वो फियर था उसको था, वो फियर था डांट का, स्कोल्डिंग का फियर था। किसको? हमारे फ्रांस को, क्योंकि उसने पार्टिसिपल का होमवर्क नहीं किया था। याद कर पाए? कनेक्ट कर पा रहे हो? कनेक्ट किया करो, याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। When he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. कैलिफोर्निया में अपने फादर के साथ वो बीच पे गए हुए थे। वो कहानी पता है हमें। The waves knocked him down. वेव आई और knocked him down कर दिया, waves आई और knocked him down कर दिया ऐसे करके, and knocked him down and swept over him, और उनके ऊपर से होकर निकल गई। He got frightened, हो गए, fear हो गया, frightened हो गए, and a fear of water develops in his mind, अपने माइंड के माइंड में fear of water बैठ गया। A few years later, कुछ साल बाद, he joined YMCA swimming pool, YMCA swimming pool उन्होंने ज्वाइन किया, where he was thrown into the pool by another boy, जहां पे वो बिग बॉय ने 18 साल का एक लड़का था, उसने उनको डुबा दिया था। He tried hard to come up but couldn't do so, ऊपर आने की कोशिश करी लेकिन ऊपर नहीं आए। It almost drowned him. He experienced death closely. वो बिल्कुल डूबने ही वाले थे, उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से छूकर देखा था, मौत को छू के टक से वापस, ठीक है, वही इसके साथ हुआ था। तो अब इसमें क्या क्या सोचना है? कैलिफोर्निया याद आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल याद आ रहा है। फियर ऑफ वाटर याद आ रहा है, हाँ, ड्राउन हो गए थे, YMCA पूल ज्वाइन किया था, वहां बिग बॉय आया था, उसने थ्रो कर दिया था उन्हें, है ना, ही थ्रू हिम इनटू द वाटर, ही वाज ऑलमोस्ट डाइड, है ना। इस तरीके से याद हो पा रहा है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? ही हैड डेवलप्ड फोबिया ऑफ वाटर। फ्राइटेंड थे, फियर था, और अब आ गया फोबिया। फोबिया मतलब भी डर होता है, तो उनको पानी का फोबिया हो गया था। इट डिप्राइव्ड हिम, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिप्राइव कर दिया, मतलब उस चीज से महरूम कर दिया। अब वो इस चीज का मजा नहीं ले पाते थे, उनसे दूर हो गए थे। किससे डिप्राइव्ड हिम? ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और स्विमिंग वगैरह नहीं कर पाते थे, बोटिंग कैनोइंग वगैरह नहीं कर पाते थे, उनसे उनको ये चीज मिल नहीं पा रही थी, तो वो परेशान थे। सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर। ओवरकम करना, फियर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरकम। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने फियर को ओवरकम करूंगा। कैसे? ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया, एंड स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, और उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट शुरू कर दी सीखनी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उसने पुट अपने एक बेल्ट उनके चारों तरफ ऐसे बांधी, एंड अ रोप अटैच टू इट, एक रोप लगा दी कि हाँ भाई डूबोगे तो मैं खींच लूंगा तुम्हें। ही टॉट हाउ टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, वो बताने कि कैसे फेस अंदर जाना है, पानी के अंदर कैसे जाएगा, इनहेल एंड एक्सहेल कैसे होगा। द ऑथर रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और सौयों बार उन्होंने इस एक्सरसाइज को किया। उसके बाद क्या किया? ही प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। उन्होंने हफ्ते में 5 बार प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटा डेली का, ठीक है जी। फाइनली विलियम हैड लर्न स्विमिंग बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। विलियम डगलस जो राइटर का नाम है, वो भाई फाइनली स्विमिंग सीख गए थे, लेकिन अब भी सेटिस्फाई नहीं थे। फिर उन्होंने इसके लिए क्या किया? ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स एंड आइलैंड्स। वो डिफरेंट लेक्स में गए, आइलैंड्स में गए, अपनी स्विमिंग को टेस्ट करने के लिए। क्या कर पा रहा हूं? अच्छा अब कर पा रहा हूं, अच्छा अब कर पा रहा हूं, ऐसे। एट लास्ट ही रिपीटेड द फीट of Doc Copron by diving in the warm lakes and swam across। तो उन्होंने एक जो जिनका नाम है भाई साहब का, इनका डॉग कॉर्पोरन जिनका नाम है, उस लेक में गए, वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वहां पे स्विमिंग करी। He had overcome his baseless fear of water. He realized that death is peaceful and it is the fear of death that is terrorizing। इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, इसके ऊपर सवाल पूछा गया था रिसेंटली भी, कि भाई ये बताओ इसका मतलब क्या है कि डेथ जो है वो पीसफुल है, एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग। ये जो डेथ का फियर है ना, जो डर है, डर ज्यादा खतरनाक है। मौत इतनी मुश्किल नहीं है जितना मौत का डर सताता है। तो दोस्तों अभी भी क्या करना है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम रिवीजन क्लासेस लाइव होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे मजे से। अभी से मोटा मोटा देख रहे हैं ना, और छोटा छोटा करेंगे इसको, ठीक है। अभी जो भी वर्ड तुम्हें इससे रिलेटेड याद हो गए, क्या क्या वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए, एक बार अपने माइंड में घुमाओ, इसके अंदर लिख डालो, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिख डालो। आवारा हूं, नहीं मैं आवारा नहीं हूं, आवारा तो हमारा रेड ट्रैप सेलर है। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 दी रेड ट्रैप, और मैंने इसे बड़े ही अलग अनोखे अंदाज में आपके लिए बनाया हुआ है। इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स अब तक हम पढ़ चुके हैं, ये सब मैंने सेपरेटली भी आपके लिए बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जाके आराम से आप देख भी सकते हो। अब बात करते हैं पहले मोटा मोटा
होता है इस रेड ट्रैप सेलर चैप्टर में है क्या। तो दी रेड ट्रैप की कहानी में पहले मोटा मोटा क्या वो देख लेते हैं। अ पुअर सैड एंड लोनली रेड ट्रैप सेलर है। एक रेड ट्रैप सेलर यानी चूहे दान बेचने वाला है, लोनली है, पुअर है, इधर उधर घूमता रहता है। ही थिंक्स दैट वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, उसके हिसाब से पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा चूहेदान है। ही वेंट टू अ कॉटेज ऑफ ए क्रॉफ्टर, गॉट शेल्टर एंड फूड। वो जाता है कहां, क्रॉफ्टर के पास। क्रॉफ्टर मतलब एक तरह का किसान समझ लो, वहां जाता है, उससे सहारा मांगता है कि मुझे आज रहने के लिए इजाजत दे दो, मुझे छत दे दो और मुझे खाना दे दो। वो वहां उसको खाना भी दे देता है। स्टोल क्रॉफ्टर्स मनी एंड रन अवे थ्रू फॉरेस्ट, और वहां से रन अवे हो जाता है, वहां से भाग जाता है उसका पैसा चुरा के क्रॉफ्टर का। गॉट ट्रैप्ड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाके फंस जाता है, रास्ता भटक जाता है, वहां कुछ नहीं होता। वेटिंग फॉर हिज डेथ, और मरने के कगार पे आ जाता है, उसे लगता है अब मेरी मौत सामने है। फाउंड अ फॉर्ज, आयरन मास्टर मिस्टुक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड। वही ना उसे एक भट्टी दिखती है, लोहे के काम की भट्टी दिखती है, जहां जो आयरन मास्टर होता है वो उसको अपना पुराना एक मिलिट्री का दोस्त समझ बैठता है। इनवाइटेड बाय आयरन मास्टर्स डॉटर एडला। अब वो क्या करता है, वो वैसे उसको कहता है तुम मेरे घर चलो, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो। वो मना कर देता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी जब बेटी, जिसका नाम क्या है, एडला है, एडला उसको बुलाती है तो उसके साथ चल देता है। एडला शोड कंपैशन, लव एंड सिंपैथी। एडला क्या शो करती है, लव, कंपैशन, प्यार और दया दिखाती है, रिस्पेक्ट देती है उसको, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। एडला एंड आयरन मास्टर केम टू नो अबाउट हिज रियलिटी। बाद में उनको पता चल जाता है इसकी सच्चाई का कि ये तो चोर है, ये उसका पुराना दोस्त नहीं है। और इनफैक्ट बाद में पता चलता है कि इसने तो चोरी भी की हुई है। आगे बढ़ते हैं। He gifted a red trap and 30 kroner. Kindness and love changed a thief. बाद में पता चलता है कि वो खुद तो भाग जाता है वहां से, लेकिन एडला के लिए 30 क्रोनर जो उसने चुराए होते हैं क्रॉफ्टर के, वो छोड़ के चला जाता है और एक छोटा सा चूहेदान भी एडला को दे देता है। और इस चीज से हमें पूरी चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है कि काइंडनेस यानी दया और प्यार किसी चोर को भी बदल सकता है, और किसी के भी अंदर प्यार की भावना जाग सकती है, अच्छाई की भावना जाग सकती है इनफैक्ट। ठीक है, तो टोटल कहानी बड़ा चैप्टर है लेकिन मजेदार चैप्टर है। आइए देखते हैं इसको फुल फ्लेज, इसकी कहानी समझते हैं। चलो जी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रेड ट्रैप सेलर। ये किसकी कहानी है, रेड ट्रैप सेलर की कहानी है। अब वर्ड्स याद रखने, हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता जाऊंगा, सुनते जाना। Who leads a very poor, sad and monotonous life। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, monotonous, sad, और वो लोनली है, ऐसी लाइफ वो जी रहा है। He has to resort to thievery and begging to survive। उसको कभी कभी भीख भी मांगनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए, और चोरी भी करनी पड़ती है। One day he was struck by the idea that the whole world is nothing but a big rat trap। एक दिन उसको एक आइडिया आता है कि this world is nothing but a big rat trap। ये लाइन तो अब आपको भी याद हो गई होगी। इट ऑफर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है। ये ऑफर करती है, ये दुनिया हमें क्या ऑफर करती है, रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पॉर्क। भाई ये सारी चीजें क्या है, ये सिर्फ चारा है। क्या क्या चारा, क्या क्या है हमारा भाई, रिचेस एंड जॉयज, जो जो अमीरी है, मजेदारी है, जो आराम की चीजें हैं, जो खाना है, पीना है, गर्मी है, ये सारी चीजें, कपड़े हैं, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ चारे हैं। हम सब चूहे हैं, आप भी चूहे, मैं भी चूहा, सब चूहे हैं, और हम सब क्या कर रहे हैं, हमें चारा डाला जा रहा है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। ऐसा मानना किसका था, रेड ट्रैप सेलर का। यानी ये कोई एक तरह का एक साइकोलॉजिस्ट भी है, एक फिलोसोफर भी है। ये कौन, हमारा रेड ट्रैप सेलर। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैज नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। वर्ल्ड ना कभी उसके साथ ना अच्छे से पेश नहीं आता था, मतलब दुनिया ने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वन इवनिंग ही रीच्ड टू अ कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर। एक इवनिंग, एक शाम वो क्रॉफ्टर के पास जाता है, उससे कहता है मुझे शेल्टर दे दो, जगह दे दो मुझे रुकने के लिए। द क्रॉफ्टर गिव हिम शेल्टर। द क्रॉफ्टर उसको शेल्टर दे देता है, गिव हिम शेल्टर, और फूड भी दे देता है, उसके लिए दलिया बना के उसको खिलाता है। He was happy to get someone to talk to। वो खुश हो जाता है कि उसके पास कोई ना कोई आ गया है, क्योंकि क्रॉफ्टर क्या होता है, लोनली होता है, लोनलीनेस का शिकार होता है हमारा क्रॉफ्टर। तो अभी मोटी मोटी कहानी क्या समझ में आई, चैप्टर बड़ा है, लेकिन सोचो ना क्या क्या था। ये कहानी किसकी, रेड ट्रैप सेलर की। लोनली है, मोनोटोनस लाइफ जी रहा है, पुअर है, बेगिंग है, थीवरी भी कर देता है कभी कभी, और उसके बाद उसको एक दिन एक स्ट्रक होता है, एक आइडिया कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। और उसको जो जो चीजें, कौन कौन सी लुभावनी चीजें लगती है, रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, क्लोथिंग, वो सब क्या है, ये पॉर्क्स की तरह है और चीज की तरह है, जो कि हमें क्या करती हैं, ट्रैप करने के लिए है ना। इतनी समझ में आ रही है वर्ड्स, आ रहे, तुम्हें भी याद हो रहे, सच्ची हो रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो क्या करता है, he stole the crofter's money which he had earned by selling cow's milk। जो क्रॉफ्टर होता है वो बताता है कि मैंने दूध बेच के ना कुछ पैसे कमाए हैं। ये वाले पैसे जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो पार कर देता है, उसको कट्टी मार के चला जाता है। आगे बढ़ते। द पैडलर, पैडलर इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैडलर बार बार यूज होता है। पैडलर भी रेड ट्रैप सेलर को ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसे आवारा घूम रहा था उसको पैडलर बोलते हैं, तो ये रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज हुआ है। द पैडलर चोज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट हिम। वो फॉरेस्ट की तरफ चल देता है खुद से, दुनिया से बचने के लिए कि कहीं कोई वो पकड़ा ना जाए पुलिस के जरिए।
प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बट सून फाउंड हिमसेल्फ इन द डेंस फॉरेस्ट। डेंस मतलब घना जंगल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन खुद को घने जंगल में पाता है और वो अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। ही हर्ड अ साउंड ऑफ हार्ड रेगुलर थंपिंग एंड फाउंड अ फॉर्ज। और वो ऐसे थम 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 थम, उसको फिर मरते मरते ना उसे याद आती है आवाज कहां से आ रही है, उसे भट्टी से आवाज सुनाई देती है। ही आस्क्ड फॉर शेल्टर बट द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड। वो वहां पे शेल्टर के लिए जाता है कि मुझे जगह दे दो ना रहने के लिए, लेकिन आयरन मास्टर सोचता है अरे नील सोलोफ ये तुम हो, ऐसे करके वो सोचता है नील सोलोफ है, यानी मेरा पुराना मिलिट्री का दोस्त है। ही इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस, मेरे घर चलो ना तुम, वो उसको ऐसे इनवाइट करता है। द पेडलर रिजेक्टेड द ऑफर, वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, अरे ये ऋतिक रोशन कहां से आया, सॉरी आगे बढ़ते हैं, ओके मैं नहीं जाऊंगा, ये ऐसा बोल देता है और जाने से मना कर देता है। उसे फियर होता है, क्यों मना करता है, फियर ऑफ बीइंग कॉट, फियर ऑफ बीइंग कॉट, फियर ऑफ बीइंग कॉट। नहीं वीडियो नहीं अटकी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो फियर ऑफ बीइंग कॉट होता है उसको कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इंपॉर्टेंट लाइन है, फियर ऑफ बीइंग कॉट, दैट्स व्हाई ही रिजेक्टेड आयरन मास्टर्स ऑफर, ठीक है। आयरन मास्टर का इनविटेशन वो रिजेक्ट कर देता है। द आयरन मास्टर सेंट हर डॉटर टू ब्रिंग हिम होम, अपनी बेटी एडला को यहां भेजता है कि तुम जाके इनवाइट करो उसको। हर डॉटर एडला टॉक टू हिम वेरी पोलाइटली एंड शोड सिंपैथी विद हिम। जो उसकी बेटी होती है वो बड़े प्यार से पेश आती है, उससे बड़ी दया भाव से बात करती है, उसको इज्जत देती है। कैप्टन आप हमारे साथ चलें, हम बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है और उसको मना लेती है। शी कॉल्ड हिम कैप्टन एंड ऑफर्ड हिम अ फर कोट भी देती है, कैप्टन कह के बुलाती है। द पैडलर एक्सेप्टेड द ऑफर, फिर कहता है नहीं आप, मैं तो पहली बार में ही चल देता, आप पहले आ जाती। बट व्हेन ही रीच्ड हिम होम, मतलब वो यहां पिघल गया था, कुल मिला के बात ये थी। बट व्हेन ही रीच्ड होम एंड गॉट रेडी ही गॉट कॉट, लेकिन जैसे वो जाता नहाते धुलाते तो कहते हैं ये तुम तो नील सोलोफ नहीं हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है। वो गुस्सा होता है, कौन, द आयरन मास्टर गॉट एंग्री एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू लीव, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम माय हाउस, ऐसे बोलता है वो। बट हेडलर स्टॉप हिम एंड शोड कंपैशन, वो कहती है नहीं रुक जाइए पिताजी, इनको यहां रुकने दीजिए, ऐसा बोल देती है। शी कन्विंस्ड हर फादर टू अलाउ पैडलर टू सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, क्रिसमस का त्योहार है मिलके मनाएंगे, होली है, ऐसे करके वो उसको मना कर देती है, अपने पिताजी को मना लेती है कि उसको यहां ठहरने दें। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, जो अगले दिन होता है ना क्रिसमस का, तब क्या होता है, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिटेड द चर्च, वो चर्च के लिए निकल जाते हैं। दे केम टू नो दैट अ मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड स्टोलन मनी फ्रॉम अ क्रॉफ्टर, वहां जाके चर्च में जाके उनको पता चलता है कि एक आदमी था जिसने क्रॉफ्टर की हैड स्टोलन मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर, वो 30 करोड़ चुरा लिए। वो समझते हैं कि वो तो हमारे ही है रेड ट्रैप सेलर, ठीक है ठीक है। They started repenting but found that the peddler gifted a small rat trap to Edla. वो एक दूसरे को कहने लगते हैं, और वो उसका पिताजी कहने लगता है और रोको उसको अपने घर में। नहीं पिताजी मेरी गलती थोड़ी थी, उन्हें लगता है वो हमारे घर से भी माल साफ करके चला गया होगा। लेकिन जब वो घर आते हैं तो क्या देखते हैं, she found a letter of thanks and the stolen money inside the rat trap. He thanked Edla for her kindness and requested her to return the stolen money to Crofter. लेकिन वो जाके देखते हैं कि एडला के लिए जो रेड ट्रैप सेलर था has gifted something to एडला, जिसके क्या था, इनसाइड द बॉक्स क्या था, एक छोटा सा एक स्मॉल रेड ट्रैप था विद अ नोट, इसमें एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि 30 क्रोनर क्रॉफ्टर को दे देना और उससे कहना ऐसे ना यूं ऐसे चारे की तरह पैसे लटका के ना रखा करे, इससे ना हम जैसे लोगों का ना ईमान खराब होता है, ऐसा वो बोल देता है। तो यहां पे ये कहानी खत्म होती है हमारी किसकी जी, हमारे रेड ट्रैप सेलर की। ये था हमारा रेड ट्रैप सेलर। चैप्टर बड़ा है लेकिन इससे मजेदार चैप्टर मुझे लगता है तुम्हारी पूरी फ्लामिंगो में नहीं है। सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा सा चैप्टर ये है। ये रहा आपका रेड ट्रैप सेलर। तो बड़ी मजेदार वीडियो, ये जरूर देखना यार, ये वाली जरूर देखना, तुम कोई देखो ना देखो, ये अलग से जब मैंने बना रखी है देखना जरूर, मजे बन जाएंगे तुम्हारे। और फिर वही काम करो, पॉज करो वीडियो को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस जो मैंने याद दिलाए, वो बीइंग कॉट वाला, फियर ऑफ बीइंग कॉट वो भी, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बताता चला गया, जो अभी आपको याद आ रहे हैं ना अपने माइंड में, उन्हें लिख डालो, उन्हें एक जगह लिखो, उन्हें एक जगह लिखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिगो। ये कहानी है गांधी जी की कहानी, हमारी आजादी की कहानी। लिखी किसने है, लुईस फिशर ने किताब लिखी थी गांधी जी के ऊपर। उसमें गांधी जी ने लुईस फिशर को क्या बताया था कि हमें आजादी कैसे मिली, उसके बारे में पूरा चैप्टर है। क्या क्या है इस चैप्टर में, आइए पहले वो देख लेते हैं। इन 1916 के अंदर गांधी जी ने अटेंड किया था आईएनसी का एक कन्वेंशन, जिसमें वहां उनकी मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ला। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो, कि जैसे इंडिगो सोचो तो राजकुमार शुक्ला याद आना चाहिए। राजकुमार शुक्ला कौन है, वो एक शेयर क्रॉपर है। कहां से है वो, चंपारण बिहार से है। आगे बढ़ते हैं। वांटेड हिम टू सी द प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। जो राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे कि गांधी जी प्लाइट देखें। इंपॉर्टेंट वर्ड प्लाइट, प्लाइट मतलब
मतलब दयनीय स्थिति, बुरी हालत जो है वहां के शेयर क्रॉपर्स की, किसानों की, वो कौन देखे? राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी उनको उनका हालचाल देखे कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार फॉलो किया, राजकुमार ने फॉलो गांधी जी के पीछे पीछे रहे। चलिए ना गांधी जी एक बार वहां भी जाके देख लीजिए। तो गांधी जी बिजी रहते थे, बहुत सारे काम में, आजादी भी दिलवानी है, सारे लोग परेशानियां लेके आ रहे थे, तो सबको तो नहीं देख सकते थे ना। तो वहां राजकुमार शुक्ला की कंसिस्टेंसी देखकर गांधी जी इंप्रेस हो गए कि ये मेरे बेचारे ये पीछे ही पड़े, बहुत ज्यादा परेशान है, और चलो चलता हूं। फिर गांधी जी ने क्या किया? बापू मेट शुक्ला इन कलकत्ता में मिले और टुक ट्रेन, और कलकत्ता से बिहार पास में ही है, तो वो ना ट्रेन पकड़ के कहां चले गए? बिहार चले गए। बिहार में फिर कहां गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट, अच्छा राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जरा कमेंट में लिख कर तो बताना, तुम्हारे जीके चेक करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गए, जो कि लॉयर थे। वहां वो घर पे नहीं मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या हुआ? गांधी जी गोज मुजफ्फरपुर, फिर मुजफ्फरपुर गए, वहां पे जेबी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, उनसे मुलाकात करी गांधी जी ने, डिटेल ली, नॉलेज ली कि क्या चल रहा है, क्या मैटर क्या है। ही रिब्यूक्ड लॉयर्स फॉर हाइफी। गांधी जी ने कहा भैया ये जो लॉयर्स हैं, जो तुम केस लड़ने के लिए अपने ही भाइयों, किसान भाइयों के केस लड़ने के लिए तुम मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हो, उस पर गांधी जी ने उन सबको डांटा भी। फिर क्या हुआ? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ग्रो 15% इंडिगो ऑन लैंड एंड पे रेंट। उन्होंने प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेजों ने कहा था कि 15% आपको जो अपनी खेती करनी पड़ेगी वो इंडिगो की करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो हमारी जमीन थी वो बंजर हो जाया करती थी, ये प्रॉब्लम था, और रेंट भी पे करना पड़ेगा। गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश एसोसिएशन, वहां ब्रिटिश एसोसिएशन के पास गए कि भाई देखो क्या प्रॉब्लम चल रही है। नॉट गिवन इंफॉर्मेशन, और उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि आउटसाइडर्स को हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, जानकारी उनको नहीं दी गई। फिर सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ वो देख रहे हैं अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, अभी सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं। He was asked to leave चंपारण, और अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि चंपारण से निकल जाओ, आप यहां से चले जाओ, समन्ड लेटर, और उनको नोटिस भी दिया कि आप यहां से चले जाएं। He was asked to leave चंपारण, people supported गांधी जी, made authority nervous, released him, और गांधी जी पे केस चला दिया गया अदालत में। जैसे ही गांधी जी पेश हुए, लोगों ने पूरी अदालत को ही घेर लिया, लोग इतने ज्यादा आ गए कि गांधी जी ने ही कंट्रोल करवाया, वहां की जो अदालत थी वो डर गई, और बिना बेल के गांधी जी को वहां से छोड़ दिया गया। ये पहली बार हुआ था हिंदुस्तान में जहां किसी को बिना बेल के आजाद कर दिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस सक्सीडेड। भाई सिविल डिसोबीडियंस यहां पे सक्सीडेड हुआ। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, के सरकार की बिल्कुल अवमानना करना, उनकी नहीं मानना। तो बिना बेल के गांधी जी को यहां से आजाद कर दिया गया। गांधी जी मेट सर एडवर्ड गेट, मेड अ कमीशन, और गांधी जी फिर एक एडवर्ड गेट से मिले, उनके साथ कमीशन बनाई और एक नया रूल बनाया खेती का। गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी हेल्प्ड द पेजेंट्स, जो किसान थे उनकी मदद करी, जो गरीब किसान थे, बीमार थे, उनकी मदद करी। चंपारण टॉट अ लेसन ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट। चंपारण जो जगह है, चंपारण का जो पूरा एपिसोड हुआ था, उसने हमें खुद पे निर्भर होने का एक बहुत अच्छा लेसन दिया कि हम भी अपने हक ले सकते हैं अगर हम एकजुट हो जाएं। तो ये पूरी कहानी है, बहुत बड़ा चैप्टर है इंडिगो चैप्टर। आइए अभी तो मोटा मोटा समझाए, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देखना मजा आएगा, तुम्हें भी याद रह जाएगा। आइए देखिए दोस्तों क्या है कहानी। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय लुईस फिशर। तो हमें बताया कि ये क्या है। ये एक लुईस फिशर नाम के व्यक्ति था, उसने बुक लिखी थी जिसमें गांधी जी ने लुईस फिशर को कुछ बताया था। गांधी जी टोल्ड लुईस फिशर अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर इन 1916। ब्रिटिश डिपार्चर कैसे हुआ था 1916 में, इसके बारे में गांधी जी ने बताते हैं, तो हमें पता ही है। गांधी जी अटेंडेड दी आईएनसी कन्वेंशन, मेट राजकुमार शुक्ला, पेजेंट इन चंपारण बिहार, जो कि वहां के किसान थे। कौन? राजकुमार शुक्ला, वो उनसे मिले थे, तो हमें पता ही है। इनिशियली गांधी डिडंट टेक शुक्ला सीरियसली एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज बिजी, बट ही अकंपनीड हिम टू वेरियस प्लेसेस। अब गांधी जी ने पहले उनको सीरियसली नहीं लिया था, बाद में लेकिन गांधी जी इंप्रेस हो गए थे किससे? राजकुमार शुक्ला की कंसिस्टेंसी से। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, कि गांधी जी कैसे राजी हो गए थे, क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो फॉलो कर रहे थे किसको? गांधी जी को उन्होंने फॉलो किया। राजकुमार शुक्ला फॉलोज गांधी जी, एंड इसी वजह से हमारे जो गांधी जी थे, ही गॉट इंप्रेस्ड बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ राजकुमार शुक्ला एंड कन्विंस्ड टू गो टू बिहार। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? हिज फर्म डिसीजन, जो उनका मजबूत उसका इरादा था राजकुमार शुक्ला जी का, उससे इंप्रेस हो गए गांधी जी। एंड ही प्रॉमिस्ड हिम टू मीट ऑन अ फिक्स्ड डेट इन कलकत्ता, और कलकत्ता में मिलने के लिए रेडी हो गए। बापू मेट शुक्ला इन कलकत्ता, टूक अ ट्रेन एंड विजिटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला जो सिनेरियो है यही याद रखना है हमें, कि राजकुमार शुक्ला मिलना चाहते थे गांधी जी से, इंप्रेस किया गांधी जी को, और इंप्रेस करने के बाद गांधी जी से कलकत्ता में मुलाकात हुई, एंड कलकत्ता से फिर कहां चले गए?
ट्रेन पकड़ के राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे चले गए थे। आंसर दो मुझे, कौन है राजेंद्र प्रसाद जी, जल्दी बताओ कमेंट में मुझे तुम लोग। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी तो वहां थे नहीं, नॉट देयर, हाउएवर दे वर बोथ ट्रीटेड बैडली बाय द सर्वेंट्स, लेकिन वहां के नौकरों ने बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वहां ऊंच नीच का उस जमाने में जात पात का बहुत ज्यादा एक तरह की एक ईवल कस्टम उस वक्त पे प्रिवेल कर रहा था, तो उस चीज का सामना करना पड़ा गांधी जी को। गांधी जी गोज, उसके बाद मुजफ्फरपुर गए, जेबी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे उनसे मिले। ही चाइडेड लॉयर्स फॉर हाई फी, ये चाइडेड का मतलब, ये स्कोल्डेड का मतलब डांटना, रिब्यूक करना, ये सारे सेम वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उन्होंने लॉयर्स को डांटा कि आप इतनी ऊंची फीस क्यों लेते हो अपने ही भाइयों से। He understands the problem, गांधी जी ने प्रॉब्लम को समझा। ग्रो 15% इंडिगो ऑन लैंड एंड पे रेंट, ये प्रॉब्लम थी कि 15%, क्या प्रॉब्लम क्या थी, इंडिगो की प्रॉब्लम क्या थी कि 15% पे इंडिगो उगाओ, नील की खेती करो और रेंट पे करो। गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बट ही वाज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन बिकॉज ही वाज द आउटसाइडर, ये वाला कह के उनको क्या आउटसाइडर कह के उन्हें वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है। आओ दोबारा रिपीट करो, पहले राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए, नौकरों ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया, नौकर डिडंट ट्रीट देम वेल, उसके बाद सर्वेंट्स ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसके बाद फिर कहां चले गए, जेबी कृपलानी के पास गए, हाई फीस का पता किया, फिर एसोसिएशन के पास गए, नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन एंड कॉलिंग हिम एन आउटसाइडर। इतना ऐसे तुम भी बोलो, इतने बोलो, पूरी इंग्लिश अभी नहीं बोलो, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना तो पूरे सेंटेंसेस बोलना या लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अभी ना छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी लाइंस, इनसे सीखो, इनसे अपना आंसर बनाओ, मानते हो, धीरे धीरे फिर बड़े बड़े भी बनने लग जाएंगे। दूसरी बात जब ट्राई करोगे पूरा बड़ा भी बना लोगे, यकीन करो मुझ पे, भरोसा करो। आगे बढ़ते हैं। गांधी वेंट टू द ब्रिटिश एसोसिएशन, नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन। ही देन वेंट टू द कमीशन ऑफ द त्रिहुट डिवीजन हु थ्रेटन्ड गांधी जी एंड आस्क्ड टू लीव चंपारण। और गांधी जी जब त्रिहुट में गए, वहां कमीशन में गए, उनको कह दिया गया कि आप यहां से चले जाएं। गांधी जी वेंट टू मोतिहारी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर वेयर ही रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ द लॉयर्स एंड कॉमन पीपल। मोतिहारी में गए जहां पे उन्हें सपोर्ट मिला, लॉयर्स का भी और कॉमन पीपल का भी। One day as he was on his way to meet a peasant who was maltreated in a village, he was stopped by the police superintendent। और जब वो एक किसान की हालत देखने जा रहे थे जिसके साथ मारापीटी की गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो वहां पे गांधी जी को रोक लिया गया। किसने? पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने रोक दिया। एंड सर्विंग हिम एन नोटिस आस्किंग हिम टू लीव, उनको नोटिस दिया गया कि आप यहां से चले जाएं। लेकिन गांधी जी रिसीव्ड न नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर, और कहा मैं ऐसे नोटिस को नहीं मानता, ठीक है हिंसा वाला आदमी हूं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है हिंसा का मतलब ये थोड़ी ना गांधी जी हाथ जोड़ते फिर रहे थे? नहीं 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 नहीं, मानते नहीं थे, जिद पड़े रहते थे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से हम कुछ करेंगे भी नहीं, ये भी वो कहते थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर, a case was filed अगेंस्ट हिम। अभी डिसोबेड से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसोबेड किया था। यहां से किस चीज की? सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, यहां से आ जाते हैं। गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस ऑन द डे ऑफ अ ट्रायल, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट। एक जैसे ट्रायल का दिन आया ना कोर्ट का, सारी जगह लोग ही लोग आ गए। अ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, it became impossible to handle the crowd. गांधी जी helped the officers to control the crowd। यहां पे क्राउड इतना आ गया अदालत में, तो गांधी जी कंट्रोल कर रहे थे, अरे रुक जाओ, यहां से मत आओ, अरे समझो बात को, मैं ठीक हूं, अरे रुक जाओ। ये हालत हो गई थी। अथॉरिटी ने गांधी जी से कहा कि आप थोड़ा क्राउड को संभालें, जज कह रहा है आप संभालें। सोचो क्या हालत हो रही होगी, इतना सपोर्ट था गांधी जी को। गांधी जी helped the officer to control the crowd। गांधी जी told the court that he was not a law breaker। इंपॉर्टेंट वर्ड है, गांधी जी ने क्या बताया? गांधी जी told I am not a law breaker, he was not a lawbreaker but he disobeyed so that he could help the peasants। बस उन्होंने disobeyed इसलिए किया था ताकि वो पेजेंट को सपोर्ट कर सके। पेजेंट मतलब किसान, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर क्या होता है? ठीक है। गांधी टोल्ड द कोर्ट दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर। द कोर्ट आस्क्ड गांधी जी टू फाइल फॉर बेल बट ही रिफ्यूज। कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, बेल पे फाइल कर दो, मतलब लिख के दे दो कि मुझे बेल दे दो, हम आपको जाने देंगे। लेकिन गांधी जी नहीं माने, गांधी ने कहा ही रिफ्यूज एंड लेटर ही वाज रिलीज्ड विदाउट द बेल। मैं नहीं मांगूंगा बेल, और गांधी जी को बिना बेल के ही यहां से रिलीज करने किया गया। और यहां से किस चीज की शुरुआत हुई? सिविल डिसओबीडियंस की यहां से शुरुआत हुई, जो कि गांधी जी ने की थी। लेटर अ कमीशन वाज सेट अप बाय सर एडवर्ड गेट टू लुक इनटू द मैटर, और एक कमीशन का गठन किया गया सर एडवर्ड गेट की अगुवाई में। आफ्टर द इंक्वायरी प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड आस्क्ड टू पे बैक टू द पेजेंट्स। और बाद में पता चला जो प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज थे देखा जाए, या जो बड़े लोग थे, उन लोग जो अमीर लोग थे उस जमाने के, अंग्रेज थे, उन लोगों के ऊपर उनको दोषी पाया गया। और क्या किया गया? एक सेटलमेंट बनाया गया
और सेटलमेंट किस चीज पे किया गया कि रिफंड किया जाएगा 25% फार्मर्स को। आगे बढ़ते हैं। गांधी एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ही वांटेड टू मेक द पेजेंट फ्री फ्रॉम द प्लांटर्स एंड गिव देम राइट्स। अब कहने को ये गांधी जी की बिल्कुल एग्जैक्ट जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, बट गांधी जी इसलिए सेटिस्फाई थे कि चलो पहली बार ये झुके तो सही, 25% पे माने तो सही कि अब ये 25% रिफंड दिया जाएगा किसको, फार्मर्स को। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ही वांटेड टू मेक द पेजेंट फ्री फ्रॉम द प्लांटर्स एंड गिव देम राइट्स। गांधी जी emerged victorious in the चंपारण एपिसोड। गांधी जी इमर्ज हुए, ऊपर हुए, विक्टोरियस मतलब जीत हासिल करी फर्स्ट टाइम कहां पे, चंपारण के एपिसोड में। एंड द लैंडलॉर्ड सरेंडर्ड बिफोर द पेजेंट्स। और जो लैंडलॉर्ड से जो बड़े बड़े जमींदार थे ना भाई, अंग्रेज अकेले थोड़ी जुल्म ढाते थे, हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर जुल्म ढाते थे। जो अमीर हिंदुस्तानी थे ना वो भी कम नहीं थे, वो लोग भी जुल्म ढाते थे अपने ही भाइयों पे, अपने गरीब भाइयों पे। तो उन लोग जो लैंडलॉर्ड थे, जो कि जमींदार थे, वो पहली बार झुके गांधी जी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। कहां गया हमारा, गांधी जी emerged victorious in the Champaran episode and the landlord surrendered before the peasants. He considered this a turning point in his life. Important. What was the turning point of Gandhiji's life? टर्निंग पॉइंट क्या था गांधी जी की लाइफ का इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया? तो वो क्या था, इंडिपेंडेंस के अंदर टर्निंग पॉइंट क्या था गांधी जी का, वो था चंपारण एपिसोड इन हिज लाइफ, एज इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड सरेंडर टू द शेयरक्रॉपर्स। ये लाइन याद रखना कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, हैड सरेंडर्ड टू दी शेयर क्रॉपर्स के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन है। गांधी एंड कस्तूरबा भाई हेल्प द पेजेंट। चंपारण taught a lesson about being self-reliant. The Indigo chapter describes the exploitative system of indigo cultivation in India during the British colonial period. This chapter emphasizes the importance of resistance and unity in fighting against oppression. अब ये 3-4 लाइन्स ही, लंबी लाइन्स ही, पूरी हिंदी में नहीं लिखनी है, बस इतना ही समझना कि गांधी जी और कस्तूरबा गांधी ने इसमें पेजेंट्स की हेल्प करी, उनकी मदद करी और सेल्फ रिलायंट पे जोर दिया कि हम सबको एक यूनिटी दिखानी होगी, तभी हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, ऑपरेसर से लड़ा जा सकता है यूनिटी के जरिए। ये गांधी जी ने यहां से समझा। पूरा एपिसोड बहुत मजेदार था। मुझे पता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, सीरियसली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये सच्ची बातें हैं। गांधी जी अकेले आए थे चंपारण के अंदर, कैसे एक इंसान ने सबको अपने आगे झुका दिया, वो भी बिना कोई हथियार उठाए। और ये सच्ची कहानी है, सच्चा एपिसोड है। तो दोस्तों इसमें ना कुछ भी भूलने वाला नहीं है, रटने वाला नहीं है। पॉज करो वीडियो को, इंपॉर्टेंट लाइंस और वर्ड्स जो भी हैं सब लिखो, ये सब तो तुम्हें मिल ही जाएगा टेलीग्राम। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हमारा पोएट एंड पैनकेक्स। बड़ा मजेदार चैप्टर है। ये कहानी उस जमाने की, आजादी से भी पहले की कहानी है, जब ना स्टूडियोज बहुत ज्यादा होते नहीं थे। तो उस जमाने में एक ना फिल्म स्टूडियो होता था जहां पे फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। उसके बारे में एक कहानी है। क्या क्या है ये कहानी पूरी देख लेते हैं पहले, मोटा मोटा फिर छोटा छोटा। आ जाओ। अशोकामित्रन टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ जेमिनी स्टूडियो। स्टूडियो का नाम था जेमिनी स्टूडियो। अशोकामित्रन वहां काम करते थे और जो इसके राइटर भी हैं, ये जो कहानी बता रहे, साउथ इंडियन स्टूडियो था, ठीक है। मेकअप रूम वहां का कैसा था, हेयर कटिंग सैलून जैसा। मेकअप रूम के बारे में बताया गया, वहां के भाई स्टूडियो है, उसका मेकअप रूम कैसा होगा सोचो, वहां शूटिंग होती है। सुब्बू वॉज लॉयल टू स्टूडियो हैविंग ग्रेट क्वालिटीज। वहां एक कोठा मंगलम सुब्बू नाम का व्यक्ति था, वो वहां का मेन मैन था, वो सारे काम कर लिया करता था, डायरेक्टर का भी, लिरिसिस्ट का भी, सारे काम वो कर लिया करता था। रिसोर्सफुल पर्सन था, जेमिनी स्टूडियो का वफादार इंप्लॉय था। कौन, कोठा मंगलम सुब्बू, नंबर 2 वहां पे वो था। स्टूडियो होस्टेड अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स। उस स्टूडियो में ही ना वहां पे इंटरनेशनल परफॉर्मर्स भी आए थे, वो भी वहां पे उन लोगों ने होस्ट किया था, उन्हें बाहर से लोग आए थे, उन्होंने वहां पे शूटिंग वूटिंग करी थी, अपना शो दिखाया था। स्टीफन स्पेंडर नाम के एक व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑल्सो विजिटेड देयर बट ही कुड नॉट कनेक्ट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स। लेकिन वहां कनेक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम से लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी इंग्लिश। गांव का जमाना, तो जमाने के टाइम पे वह साउथ इंडियन वैसे ही थे, तो उनको समझ नहीं आई थी। टोटल इस चैप्टर में यही बातें बताई गई हैं, ये 4-5 पॉइंट, और कुछ भी नहीं है इसमें, है बड़ा मजेदार। मैंने सेपरेट वीडियो भी इसकी बना रखी है। आइए देख लेते हैं चैप्टर को शुरू से। अशोकामित्रन राइटर है इस चैप्टर के। वो जेमिनी स्टूडियो में वो क्या करते थे, ही वाज अ तमिल राइटर, टेल्स अबाउट जेमिनी स्टूडियोज वेयर हिज वर्क वाज टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और फाइल में रखना उनका इतना सही काम था कि न्यूज़पेपर होता है, अखबार लिया, उसमें से जो क्लिपिंग्स थी उनको काटा और फाइल में लगा डाला। ये काम किसका था, अशोकामित्रन साहब का। समझ में आ रहा है? जैसे ही सोचो पोएट एंड पैनकेक्स, अशोकामित्रन दिमाग में आ गए, जेमिनी स्टूडियो दिमाग में आ गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। He performed an insignificant work
बट ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर। वो वहां पे ना बिल्कुल ऐसा काम करते थे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण काम नहीं था, इनसिग्निफिकेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें वहां की सारी नॉलेज थी, वहां क्या हो रहा है सब कुछ पता रहता था। द मेकअप रूम वॉज लाइक अ हेयर कटिंग सलोन विद हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स एंड इनकैंडेसेंट लाइट्स। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकैंडेसेंट। भाई वहां का जो मेकअप रूम था ना, वहां पे बहुत सारे मिरर्स लगे हुए थे, इतनी सारी लाइट्स लगी हुई थी, ऐसी लाइट थी जो आंखों में चुभती थी, वो वाली लाइट्स थी। द एक्टर एंड एक्ट्रेस हैड टू बेयर too many lights on their faces in makeup room। और वहां पे इतनी सारी लाइट, जो एक्टर होते थे ना, जैसा मैं यहां खड़ा हूं, मुझे भी बहुत सारी लाइट यहां फेस करनी पड़ती है, वरना आपको अंधेरा दिखेगा यहां पे वीडियो के अंदर, तो ये लाइट उनको फेस करनी पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कहां गए? अकॉर्डिंग टू हिम हिप्स ऑफ मेकअप वाज यूज्ड टू टर्न देम इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स। वो कहते हैं कि जो एक्टर एक्ट्रेस थे ना, उनको बहुत सारा मेकअप पोत देते थे उनको बुरा दिखाने के लिए। यहां पे ना एक सरकाज़म मारा है राइटर ने, एक सरकास्टिक लैंग्वेज यूज करी है, लाइन यूज करी है कि जो एक्टर एक्ट्रेस थे उनको अगली बनाया जाता था। मेकअप से अगली थोड़ी बनते, ब्यूटीफुल बनते हैं, लेकिन राइटर को अगली इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता था, पोत दिया जाता था, बहुत बुरा लगता था। देयर वाज एन ऑफिस बॉय whose task was to slap paint onto the faces of players at the time of crowd shooting। एक वहां पे व्यक्ति था जिसका काम ये था बहुत सारा पेंट ऐसे डाल देने का लोगों के ऊपर। He was a poet, पेंट का मतलब यहाँ मेकअप ही है। He was a poet and joined in the hope of becoming an actor, screenwriter, director or a lyricist। जिसने वहां पे ज्वाइन किया था एक एक्टर बनने के लिए कि चल एक्टर बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं, लिरिसिस्ट कुछ तो बन जाऊं, लेकिन अब उसका काम क्या रखिएगा, मेकअप कर ले बैठ के और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He always looked frustrated and blamed सुब्बू for his trouble। वो हमेशा ना बुरा ही बोलता रहता था, यार क्या जिंदगी हो गई मेरी, ये सुब्बू की वजह से मेरी लाइफ खराब हुई है। अब ये सुब्बू कौन है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, he thought that he had greater talent than Subbu, but he was given a chance because he was a Brahmin। अब हम लोगों में होता है कि हम ना अपने अंदर गले में झांक के नहीं देखते हैं कि हम कितने पानी में हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हमारी क्या औकात है, हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ये इंसानी फितरत है। वही वो लड़का करता था आज से 100 साल पहले भी। क्या करता था, सुब्बू को कहता रहता था कि पता है इसको क्यों रख लिया, क्योंकि ब्राह्मण है ना, ऊंची जात का, इसलिए इसको रख लिया, मुझे नहीं रखा, मैं इससे ज्यादा टैलेंटेड हूं। सुब्बू कौन था उसको देख लेते हैं। कोटा मंगलम सुब्बू, याद रखना ये वर्ड, कोटा मंगलम सुब्बू वाज अ मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज, बहुत क्वालिटीज थी उसमें। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए ही बना था, टेलर मेड फॉर फिल्म्स। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, कोटा मंगलम सुब्बू वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ही हैड ग्रेट क्वालिटीज, ही हैड मल्टी क्वालिटीज, ही वाज मल्टी टैलेंटेड, ऐसे बोल देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही वाज नोन फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी एंड क्रिएटिविटी, उसके अंदर क्रिएटिविटी थी, प्यार से पेश आता था। और वो जो लड़का जलन रख रहा है ना, यार बताओ जलन की बात थी क्या? सुब्बू की आदत ही इतनी अच्छी थी, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, क्रिएटिविटी उसके अंदर थी, मेहनती वो था, लॉयल वो था, कितना तो अच्छा प्यारा इंसान था सुब्बू। खामखा जल रहा है सुब्बू से ये आदमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वाज अ रिसोर्सफुल पर्सन नोन फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। ही आल्सो डिड पोएट्री भी कर लेता था सुब्बू हमारा। ही वाज लॉयल था जेमिनी स्टूडियो को और अपने बॉस के प्रति, और नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में। नंबर 1 जिसका मालिक था वो, और नंबर 2 सुब्बू को ही माना जाता था। ही वर्क फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट विद अ लॉयर हु एंडेड द ब्राइट करियर ऑफ एन एक्ट्रेस बाय रिकॉर्डिंग her voice when she was getting angry at the producer। अब कोटा मंगलम सुब्बू ने एक लॉयर के साथ भी काम किया था जिसने एक एक्ट्रेस का ना पूरा करियर तबाह कर दिया था। वो ना बुराई कर रही थी, प्रोड्यूसर पे चीख रही थी, उसकी ना वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली, है ना, शरारती आदमी। लेकिन जो बुरा करता है ना उसके साथ भी अच्छा नहीं होता, याद रखना, कुदरत का नियम है कर्मा, मैन कर्मा इज, आगे फिल कर लो तुम लोग। हुआ यही। लेटर ही आल्सो लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द बॉस क्लोज द स्टोरी डिपार्टमेंट। तुमने एक एक्टर का करियर तबाह किया, तुम्हारा भी डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया गया, तुम्हें भी चलता कर दिया गया वहां से। तो लॉयर बेकार आदमी था। आगे बढ़ते हैं। जेमिनी स्टूडियोज होस्टेड अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल। अब ना नया चला है, अब अगला सिनेरियो चला है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, दिमाग में घुमाओ क्या क्या वर्ड्स और क्या क्या लाइंस हमने अभी सोची थी। जेमिनी स्टूडियो था, कोटा मंगलम सुब्बू था, उसके अंदर ग्रेटर क्वालिटीज थी, ब्राह्मण था, वो जेलेसी रखता था, रिस्पॉन्सिबल मानता था, वो लिरिसिस्ट बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था, कुछ नहीं बन पाया। सोचो कोटा मंगलम सुब्बू क्या क्या कर सकता था, पोएट्री भी कर लेता था, वो रिसोर्सफुल पर्सन था, वो सबको उसके अंदर काइंडनेस थी, हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर था, नंबर 2 था, उसके अंदर क्रिएटिविटी थी, वो सब कुछ कर लेता था, है ना। और फिर क्या था, और उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक लॉयर भी था जिसने एक ब्राइट एक्ट्रेस का करियर एंड कर दिया था, उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके। ऐसे बोलो, तुम भी मेरे साथ साथ बोलो, माइंड में आएगा, बोलेंगे कानों में आएगा, दिमाग ले लेगा, और फिर तुम लिख देना, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो।
फिर क्या होता है, ग्रुप के एक इंटरनेशनल ग्रुप परफॉर्मेंस उनको होस्ट भी किया था। देयर प्लॉट्स एंड मैसेजेस वर सिंपल बट देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वर सो इंप्रेसिव। उनके जो बाहर से आए थे तो उनके कॉस्ट्यूम वगैरह बहुत इंप्रेसिव थी। द सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑफ जोथम वैली वर यूज्ड इन तमिल प्लेस फॉर मैनी इयर्स। अनदर गेस्ट स्टीफन स्पेंडर विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। हमने देखा था कि इंटरनेशनल परफॉर्मर आए थे और उनका जो जिस तरह से वो सनसेट और सनराइज के सीन लेते थे वो आगे भी तमिल प्लेस में यूज किए गए। और एक और थे स्टीफन स्पेंडर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन्होंने भी विजिट किया था जेमिनी स्टूडियो, लेकिन लोगों को कनेक्ट ही नहीं कर पाए थे, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई थी। लिंग्विस्टिक बैरियर था, इंपॉर्टेंट वर्ड है लिंग्विस्टिक बैरियर। नो वन कुड आइडेंटिफाई हिम आफ्टर फ्यू इयर्स। अशोका मित्र सॉ हिज नेम इन अ बुक द एनकाउंटर। ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनकाउंटर। बाद में पता चला कि वो तो बहुत बड़े राइटर है, जब अशोका मित्र जो खुद इसके राइटर हैं, जब उन्होंने एक मैगजीन में देखा कि वो एक बुक को देखा जिसमें नाम लिखा हुआ था कि ये बुक तो स्टीफन स्पेंडर की, तो उन्हें पता, अरे ये तो स्टीफन स्पेंडर है। इसको ऐसे समझ लो, मान लो मैं अपने जैसे अपने एरिया में कहीं जाता हूं ना, कहीं किसी गली मोहल्ले मेट्रो में कहीं मिलता हूं, तो लोग ना मेरे को पहचान नहीं पाते ऐसे नॉर्मल, मैं तो ऐसे चल देता हूं ना, बिल्कुल आवाराओं की तरह चला जाता हूं, वहां ना लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन जब उन्हें रियलाइज, अरे तो वही है जिन्हें हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे स्टीफन स्पेंडर के साथ अशोका मित्रन का हुआ। अशोका मित्रन जब वो उनके घर पे आए तब तो पहचान नहीं पाए, मतलब उनके ऑफिस पे आए, स्टूडियो पे आए, लेकिन जब बाद में वो उन्होंने किताब के नीचे नाम देखा तब कहा, अरे ये तो डियरसन है, ओ माय गॉड ये तो स्टीफन स्पेंडर है। दोस्तों ये पूरी कहानी है जेमिनी स्टूडियो की कहानी, जिस चैप्टर का नाम है पोएट एंड पैनकेक्स, जो जेमिनी स्टूडियो पे ही पूरा आधारित है। अब इसके जो मोटी मोटी लाइन, जो भी वर्ड्स मैंने आपको अभी याद कराए बोल बोल के, एक बार शांत मन से खूब दिमाग दौड़ाओ और लिखो अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दी इंटरव्यू। जो इंटरव्यू देते हैं ना हम किसी को, उसके ऊपर है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा चैप्टर है हमारा। आप पहले मोटा मोटा देखते हैं। दी ऑथर टेल्स अबाउट द हिस्ट्री एंड प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, के क्या हिस्ट्री है इंटरव्यू की, कब से लिया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। सम पीपल लाइक इट, सम डिसलाइक इट, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, ये बताया है। फिर एग्जाम्पल दे गया रुडयार्ड किपलिंग, जो कि एक बहुत बड़े राइटर रहे, उनका एग्जाम्पल दे दिया गया है। हु डिसलाइक्ड इंटरव्यू, जिनको इंटरव्यू बिल्कुल भी देना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से इंटरव्यू क्या है, एक असॉल्ट है, किसी पे एक तरह का जिसे कहते हैं चोट मारने जैसा है, और जो ये काम करता है, इंटरव्यू लेने का काम करता है, उसको पनिशमेंट दे देनी चाहिए उनके हिसाब से। फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसको दिखाया गया है। एक इंटरव्यू का पैराग्राफ लिया गया जिसके अंदर एक मुकुंद नाम के इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, किसका, अंबर्टो इको एक राइटर है, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ही सेज हिज बुक्स प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस, जहां पे जो इको साहब है ना, ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बुक्स ना पीस प्रमोट करती हैं और नॉन वायलेंस को प्रमोट करती हैं। ये बस टोटल चैप्टर, इसमें और कुछ भी नहीं है, और जल्दी से इसको खत्म ही कर देते हैं। द ऑथर ओपन्स द चैप्टर बाय गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू। भाई इस चैप्टर में शुरुआत में क्या बताया गया कि हिस्ट्री और जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, उसके बारे में बताया गया है। ही मेंशंस दैट इंटरव्यूज हैव बीन अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म फॉर ओवर 130 इयर्स, कि जर्नलिज्म में जो इंटरव्यू का रोल है वो कब से, 130 इयर्स से। इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त, कि जर्नलिज्म में इंटरव्यू का अगर सवाल आ जाए कि इंटरव्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है जर्नलिज्म में, तो बता देंगे 130 इयर्स से इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, हैव बीन अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म ओवर 130 इयर्स, एंड दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस अबाउट देम। लोग अपने अपने इसके ऊपर ओपिनियन है। इट नोट्स दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस। ही टेल्स अस दैट विद सम व्यूइंग इट हाईली एंड अदर डिसलाइकिंग। कुछ लोग इसको हाईली रेकमेंड करते हैं, बहुत ज्यादा इसको हाईली रेट करते हैं, कुछ लोग इसको डिसलाइक करते हैं। उसके बाद फिर वो सेलिब्रिटी की बात आ जाएगी, रुडयार्ड किपलिंग की आ जाएगी। ही टेल्स अस दैट हाउ द इंटरव्यू हैज बिकम अ वाइटल एरिना इन एवरीवन्स लाइफ एंड अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। वो कहते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू सोर्स ऑफ ट्रुथ बन जाता है। सोर्स ऑफ ट्रुथ इंपॉर्टेंट लाइन है। सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या बनता है, इंटरव्यू से हमें सच पता चलता है कि नहीं, लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी सच्चाई बाहर निकाली जाती है। द ऑथर हाईलाइट्स दैट एन इंटरव्यू कैन लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, कि भाई जो इंटरव्यू है ना एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देता है, आपका ओपिनियन बन जाता है। कभी किसी को इंटरव्यू में देखते हो, उसकी बातें सुनते हो, तो उससे बहुत ज्यादा आप जिसे कहते हैं इंप्रेस भी हो जाते हो, कभी कभी उसको नापसंद भी करने लगते हो, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आने लगती है। होता है कि नहीं, जिसे आजकल पॉडकास्ट कह रहे हैं ना, वो इंटरव्यू ही तो है, और क्या है वो, and can sometimes change the opinion of a person leading to the loss of their true identity। कभी कभी लोगों का ओपिनियन ही बदल जाता है, और जिनकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो भी दूर छूट जाती है, वो भी खराब हो जाती है, उसको भी हम खो देते हैं। ठीक है, ही देन बल्कि मुझे इस वक्त ना केएल राहुल और हार्दिक पांड्या याद आ रहा है। इंटरव्यू में तो उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी थी करण जौहर के शो में, जहां से उनकी टीम से भी फिर छुट्टी हो गई थी, बहुत कुछ उन्हें फेस करना पड़ गया था। तो इससे इंटरव्यू की वजह से हुआ था, ये ना होता इंटरव्यू, ना अंदर की बातें पता चलती और ना ये सब देखना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। ही देन साइट्स एग्जांपल्स ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज हु हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज एंड मेंशन रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ डायरी। इसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ की डायरी के बारे में बताते हैं। तो मुझे क्या सोचना है इंटरव्यू चैप्टर को सोचते ही, पहले तो हिस्ट्री 130 ईयर
कॉन्ट्रोवर्सी है, कुछ लोग वेरिंग ओपिनियंस है, डिसलाइक करते हैं, हाईली रेट करते हैं, ट्रू आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। क्या ये वर्ड तुम्हारे भी माइंड में आ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, आ जाओ। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ ने अपनी डायरी में क्या लिखा है? इन विच शी राइट्स अबाउट हाउ 2 रिपोर्टर्स रूइंड हर डे इन बॉस्टन। भाई बॉस्टन एक नाम की जगह है, वहां पे 2 रिपोर्टर ने उनका पूरा दिन खराब कर दिया था। और रुडयार्ड किपलिंग क्या मानते हैं? व्यू करते हैं इंटरव्यू को कैसे? एज एन असॉल्ट, एक असॉल्ट मानते हैं, एक चोट है यार, ये एक हमला है और दैट शुड बी पनिश्ड, और इसके लिए ना सजा मिलनी चाहिए। असॉल्ट वर्ड इंपॉर्टेंट। रुडयार्ड किपलिंग को आपको हमेशा याद रखना है इंटरव्यू चैप्टर से रिलेटेड कि वो उसको क्या मानते हैं? असॉल्ट मानते हैं, दैट शुड बी पनिश्ड। ही आल्सो बिलीव्ड दैट अ रिस्पेक्टेबल पर्सन वुड नेवर पार्टिसिपेट इन आइदर गिविंग और आस्किंग फॉर एन इंटरव्यू। और वो कहते हैं कि एक अच्छा सभ्य आदमी कभी ना इंटरव्यू देता है ना कभी लेता है, खत्म बात। वो ऐसा मानते हैं इंटरव्यू को लेके। किपलिंग हिमसेल्फ कंसीडर्ड इंटरव्यूइंग एज एन असॉल्ट एंड बिलीव दैट शुड बी पनिश्ड। द चैप्टर आल्सो इंक्लूड्स, अब चैप्टर थोड़ा बदलता आगे बढ़ता है। रुडयार्ड किपलिंग के बाद ये बात हो गई यहां पे खत्म। अब दूसरे किसी एक राइटर की बात हो रही है, अब देखते हैं वो कौन है। The chapters also includes a paragraph, ये N नहीं A होगा, गलत लिखा है। Paragraph from an interview between Mukund and a representative from the Hindi newspaper and Umberto Eco, a professor। एक प्रोफेसर है Umberto Eco, इनका नाम है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं वो इनका नाम ये बता पाएंगे क्या है। Umberto Eco प्रोफेसर है, कहां? यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, जो कि इटली में है। एक फेमस स्कॉलर है जो सेमायोटिक साइंस की कोई ब्रांच है उसमें काम करते हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड medieval aesthetics, who became famous for his fiction writing, जो अपनी फिक्शन राइटिंग के लिए मशहूर। उन्होंने किताब लिखी है जो कि फिक्शनल किताब है, जो खुद ब खुद सोचा जा सकता है, जो है नहीं उसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो वाली किताब लिखी। किसने लिखी है? Umberto Eco ने। कौन है ये? एक प्रोफेसर है, ठीक है, एक राइटर है। मुकुंद उनसे पूछता है अबाउट हिज सक्सेसफुल नॉवल, जो उनकी सक्सेसफुल नॉवल है। द फोकस ऑफ द इंटरव्यूज इको सक्सेसफुल नॉवल, द नेम ऑफ द रोज। नॉवल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट वर्ड, द नेम ऑफ द रोज, जो नॉवल उसके बारे में पूछता मुकुंद। द फोकस ऑफ द इंटरव्यू व्हिच हैज सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज उसकी बिक चुकी हैं। मुकुंद स्टार्ट करता है Umberto Eco से कि हाउ ही मैनेजेस टू डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। भाई आप इतना सारा काम कर कैसे लेते हैं? आप बताइए, क्या आप इंसान नहीं है? ठीक है, मेरे मुंह में कुछ और आ रहा था, मैंने कहीं किसी के इंटरव्यू में सुना थी, वही लाइन में बोलने वाला था, बट नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप कैसे कर लेते हैं? आप इंसान भी है कि नहीं? ऐसा कुछ वो पूछ रहा है तो वो बताता है नहीं, मैं, मुझे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं टाइम निकाल लेता हूं। चलो क्या बोलते हैं सुनते हैं। Eco views himself as an academic scholar, attending academic conferences during the week and writing novels on Sundays. Eco बताते हैं कि मैं अपने आप को एक academic scholar मानता हूं। मैं सारा हफ्ते में पूरे दिन तो क्या करता रहता हूं? मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं, संडे को नॉवल का काम करता हूं। और फिर क्या कहते हैं? The fact that others see him as a novelist rather than a scholar does not affect him. लोग मुझे नॉवलिस्ट मानते हैं, स्कॉलर नहीं मानते, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज ही अंडरस्टैंड्स द चैलेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू एकेडमिक वर्क, वो जानते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है मिलियंस ऑफ पीपल को इंप्रेस करने का। एको बिलीव देयर आर गैप्स इन आवर लाइफ सिमिलर टू द गैप्स इन एटम्स एंड द यूनिवर्स व्हिच ही रेफर्स टू द इंटरस्पेसेस। वो कहते हैं इंटरस्पेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेस के लिए यूज किया जाता है। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से होती है जैसे एटम होते हैं यूनिवर्स के अंदर और उसमें जो गैप्स होते हैं। आगे क्या है? इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही इज मोस्ट प्रोडक्टिव, और जब वो इस टाइम में होते हैं तभी वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। Okay, when discussing his novel, Eco notes that it is not an easy read, combining elements of detective work, metaphysics, theology and medieval history. वो कहते हैं आसान नहीं है जो काम मैं करता हूँ, इसमें ना सब कुछ कंबाइन करना पड़ता है, एस्थेटिक्स भी, medieval history भी और ये साइंस भी, सब कुछ मुझे कंबाइन करके लिखना पड़ता है। मजाक नहीं है, मेरी इज्जत करो, इज्जत चाहिए अपन को फुल, ये कह रहा है इस वक्त यहाँ पे। He also says that if the novel had been written 10 years earlier or later, it wouldn't have achieved the same level of success, leaving the reason for its success a mystery. और इसमें बोल रहे थे कि भाई अगर ये 10 साल पहले लिखा गया तब इतना कामयाब ना होता, लेकिन ये कामयाब अब हुआ है क्योंकि अभी सही टाइम था। ठीक है, सो दोस्तों ये था द इंटरव्यू चैप्टर। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइंस आपको अपनी इसी नोटबुक में लिखनी है। जितना याद आ रहा है अभी, जितना थोड़ा सा रिवाइंड करो ना, आएगा याद, वो लिख लो। लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, गोइंग प्लेसेस। क्या है ये स्टोरी देख लेते हैं। इसके अंदर 2 लड़कियों की कहानी है, सोफी एंड जेंजी, आर टीनेजर फ्रेंड। दोनों टीनेजर हैं, दोस्त हैं। अब ये चैप्टर पूरा पता है किसके ऊपर है? टीनेज के अंदर ना बड़े बड़े सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं, आदमी हवा में उड़ रहा होता है। ये वही कहानी, तुम लोगों की कहानी है, टीनेजर तुम भी तो हो, आ जाओ। लेकिन मेरे अंदर भी जो टीनेजर है वो आज तक मरा नहीं है, तुमसे ज्यादा टीनेजर हूं मैं, आ जाओ चलो। सोफी इज अ ड्रीमर, एम्बिशियस बट पुअर। सोफी ना बहुत बड़ी ड्रीमर है, डे ड्रीमर है, बड़े बड़े ख्वाब है उसके, ऐसे ऐसे ख्वाब देखती है जो पॉसिबल नहीं हो सकते, लेकिन गरीब है। ज्यादातर लोगों का इस उम्र में, तुम्हारा भी यही हुआ होगा, मेरा भी यही हुआ था, जब पैसा नहीं होता ना तब ख्वाब होते हैं, और जब पैसा होता है तो ख्वाब मर जाते हैं।
क्या बोल गया यार मैं, आगे आ जाओ, सच निकल रहा है मुझसे। जेन जी इज प्रैक्टिकल, बोथ वर्क्स इन अ बिस्किट फैक्ट्री, दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। और जेन जी जो उसकी फ्रेंड है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, वो उसको समझाती रहती है भाई ऐसे डे ड्रीम मत किया कर। और क्या बताया गया इस चैप्टर में मोटा मोटा, सोफी लाइक्स अ फुटबॉल प्लेयर डेनी कैसी। डेनी कैसी नाम का एक फुटबॉल प्लेयर है, जैसे रोनाल्डो को तुम पसंद करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही विराट कोहली को जैसे तुम पसंद करते हो, अरे विराट, ऐसे करके सोफी उसकी दीवानी है। और लेकिन सोफी इतनी दीवानी है कि शी क्रिएट्स स्टोरीज, फॉल्स स्टोरीज क्रिएट कर देती है अबाउट मीटिंग में। लोगों को कहती है मैं तो पता उससे मिली थी, झूठ बोलने लगती है अपनी दुनिया में मगन है, जबकि उससे वो मिली भी नहीं थी। सोफी वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच वेयर केसी वॉन मैच फॉर हिज टीम। वो अपने भाई को बोलती है नहीं नहीं मेरा विश्वास कर, विराट कोहली से, आई मीन डेनी कैसी से मैं मिली हूं। लेकिन वो सच्चाई होती नहीं मिलती है। तो एक बार वो पूरी फैमिली ना मैच देखने जाती है जहां पे डेनी कैसी ने फुटबॉल मैच अपनी टीम को गोल करके जिता दिया होता है, अपनी टीम को जिता दिया फुटबॉल मैच। और वो इंतजार करती है मुझसे मिलना आएगा, देख रुक नहीं भाई देख आएगा, वो नहीं आता है। लेकिन वो फिर भी कहती रहती है नहीं डेनी कैसी से मेरी दोस्ती है एंड वो मेरे को पसंद करता है, जानता है मेरे को, मतलब ये कहती है वो। टोटल कहानी बस यही है, इसमें सिर्फ टीनेज के टाइम पे जो जो आपको फील हो रहा होता है वो सारी चीजें दिखाई गई है। दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखाई है दो लड़कियों की। आओ इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सोफी अ टीनेज गर्ल who is filled with dreams and ambitions despite her family's financial struggle। सोफी एक टीनेज लड़की है, वो हमने पढ़ी रखा है, उसके ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं उसके बहुत सारे, और लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फैमिली क्या है, वो बहुत स्ट्रगलिंग है, ठीक है। शी एस्पायर्स टू ओन अ बुटीक एंड बी अ फेमस फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस। वो एक बुटीक को ओन करना चाहती है, उसकी मालकिन बनना चाहती है, एक एक्टर भी बनना चाहती है, अगर गलती से एक्टर बन जाए या फैशन डिजाइनर बन जाए मशहूर, उसे फेम चाहिए, मनी चाहिए। तुम जैसी है बिल्कुल लड़कियों, तुम में से कितनी ऐसी जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है, सच सच मुझे बता दो। आगे बढ़ते हैं। हर फ्रेंड जेन जी इज प्रैक्टिकल एंड ट्राइज टू कीप सोफी रियलिस्टिक बट हर एफर्ट्स गो टू वेस्ट एज सोफी रिमेन्स इन हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। इंपॉर्टेंट वर्ड प्रैक्टिकल फैंटेसीज, ये याद रखना है हमें कि जेन जी कैसी है। जेन जी प्रैक्टिकल है, वो कन्विंस करती है, परसुएड करती है, उसको ट्राई टू कीप सोफी को रियलिस्टिक करने की कोशिश करती है कि सच्चाई में जी, और तू कहीं कोई बहुत बड़ी अमीर घर की लड़की नहीं है, तू ना एक्ट्रेस बन सकती, जरा नीचे रह के बात कर। लेकिन उसके सारे एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सोफी अपनी किस में रहती है, सोफी लिव्स इन हर फैंटेसी करती रहती है और कुछ नहीं करती। दे बोथ वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, एट अ बिस्किट फैक्ट्री होना चाहिए। सोफीज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर पेरेंट्स एंड 2 ब्रदर्स। दे लिव इन अ स्मॉल एंड क्लटर्ड हाउस, एक छोटे से घर में रहते हैं। इसकी फैमिली में 2 ब्रदर्स और है सोफी के घर में। इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, वो मतलब जो हीरो है इस कहानी की, वो सोफी ही है। Sophie shares her desires with her family, but they are not as excited as she is due to the harsh realities they face। वो बताती भी कि मुझे ना ऐसे ऐसे बुटीक ऑन करना है, मैं ये एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, लेकिन उसकी फैमिली एक्साइटेड नहीं होती सुन के, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। Sophie is particularly curious by her elder brother Geoff, who is tall, strong and handsome but reserved. He works as a trainee mechanic। उसका भाई उसकी सुन लेता है, थोड़ी उनकी पटती है, लेकिन वो भी बेचारे एक मैकेनिक है, उसका काम कर रहा है, ट्रेनी मैकेनिक है। Sophie likes a young Irish football player। एक यंग आयरिश जो आयरलैंड का है वो फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम क्या था, डेनी कैसी है, उसका फैन है, उसकी फैन है सोफी। शी इज सो इन्फैचुएटेड विद हिम दैट शी क्रिएट्स स्टोरीज अबाउट मीटिंग हिम एंड शेयरिंग कॉन्वर्सेशन विद हिम। वो इतना ज्यादा इन्फैचुएशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे इतने ज्यादा उसको देख के अट्रैक्शन हो गया कि वो उसके बारे में फॉल्स स्टोरी बताने लगती है कि यार मैं तो उससे मिली भी हूँ और मैं हमारी बात होती है, ऐसे फेंकते हैं ना लंबे लंबे, वही कर रही है। टीनेज गर्ल की दुनिया में आ गए हो, देखो मुझे भी स्कूल फील हो रहा है अभी, आ जाओ। She shares these tales with her elder brother Geoff, but he doesn't believe her claims. She tells him that she met Danny Casey in a boutique. वो अपने भाई से बताती है, she tells her tales, she tells her conversation और stories to her brother Geoff, लेकिन वो he doesn't believe her claims, कि वो believe नहीं करता है कि जो सब बोली सच बोली है। She tells him that she met Danny Casey, उससे मिली है। Despite this, Sophie is so good at convincing people with her details that even Geoff start to wish that her stories were true। वो इतनी डिटेल में बताती कि जब मैं गई थी ना, मैंने लाल दुपट्टा पहना हुआ था, पीले कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, मेरे हाथ में चूड़ियां थी, और पता जैसे मैं पहुंची थी ना, मेरे पैर भी फिसल गए, ऐसे जैसे डेनी कैसी ने देखा एकदम उसने मुझे पकड़ लिया, संभाल लिया। लोग सोचते यार काश ये जो कह रही हो सच हो, वो ऐसा सोच के उसकी बात को सुन लेते थे। She also tells about the date with Cassie। उसने भी बताया कि वो उसके साथ तारीख पे भी गई थी, कोई केस चल रहा होगा इनका आपस का, तारीख पे गई थी, ठीक है, मुझसे ज्यादा तुम समझते हो। On Saturday, Sophie and her family go to watch एंड हर फैमिली गो नहीं आएगा, इधर आएगा वेंट आएगा। ऑन सैटरडे सोफी एंड हर फैमिली, वैसे तो गो भी सही चल सकता है बट वेंट भी लगा तो ज्यादा बढ़िया है। वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच वेयर देयर टीम्स वॉन ड्यू टू देयर गोल मेड बाय कैसी। वहां पे फुटबॉल मैच देखने गए थे जाके कैसी ने विराट कोहली ने जैसे छक्का मार के मैच जिताया था, ऐसे ही डेनी कैसी ने वहां पे गोल मारा, ये गोल, और अपनी टीम को मैच जिता दिया। सोफी फुली इन्वॉल्व हरसेल्फ इन फैंटेसी वर्ल्ड वेटिंग फॉर डेनी टू अराइव एज प्रॉमिस। और वो इंतजार करने लगी कि अब मेरे से डेनी कैसी मिलना आएगा, मैच तो जिता दिया इसने,
में वो इतना ज्यादा डूब गई थी अपनी ही झूठी दुनिया में. She worries about disappointing Joff when Danny doesn't show up, but she still believes that they will eventually meet. उसको लग रहा था जॉफ को बुरा लगेगा, जॉफ के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि वो मिलने नहीं आया, लेकिन उसको फिर भी यकीन था कि वो कभी ना कभी मिलेंगे. So he remains in this dream world, holding on to her belief that they will meet soon. The Going Places summary highlights the innocent daydreams of teenagers and how the reality of the world with its challenges and expenses can often shatter such aspirations. But ये कहानी पूरी वही बताती है कि टीनेज में जो आपके ड्रीम्स होते हैं, जो आपके एम्बिशंस होते हैं, वो शैटर हो जाते हैं. शैटर इंपॉर्टेंट वर्ड है. टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. जो हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है आपकी फैमिली का, उससे आपकी जो ड्रीम्स होते हैं, जो आपके एम्बिशंस होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये बाद में डिस्कस करेंगे. अब यहां खत्म होती है हमारी पूरी क्लास 10th की फ्लैमिंगो के चैप्टर्स की रिवीजन समाप्त होती है. अब आपको करना क्या है, जो आप ये जो वर्ड्स लिख रहे हो ना, जो आपसे मैंने लिखवाई है सारे नोट्स वर्ड जितने भी आप लिख पाए हो, उनको डेली बेस पे एक बार नजर जरूर मारते रहना. और ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, इस पे भी बस नजर मारते चलना ताकि भूलो ना. फिर देखना तुम्हें ना आंसर बनाना, एक बढ़िया आंसर बनाना तुम्हें आ जाएगा. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी तभी कर पाओगे जब ये सब कुछ आता होगा. उम्मीद करता हूं वीडियो, अब पहले मुझे बताओ वीडियो के स्टार्टिंग में जब तुमने देखना शुरू किया था और अब तुम्हें फील कैसा हो रहा है, कि कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कि अब भी डर लग रहा है, मुझे बता दो. कैसा फील हो रहा है कमेंट में जरूर बताना. अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, हर बच्चे तक ये वीडियो शेयर करना चाहिए. अभी कहीं जाने नहीं दूंगा, सुनो मेरी बात. अभी तुम्हें इसका विस्टास का भी मिल जाएगा, पोएम्स का भी मिलेगा, और रिवीजन क्लास होगी लाइव, इसी की कराएंगे लाइव कम समय में, और थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. और तुम सब आना, क्योंकि एक बार तुम कर चुके हो, एक बार दोबारा आओगे लाइव रिवीजन में सेम चीज करोगे, याद ही हो जाएगी. अलग से इंग्लिश को टाइम देने की जरूरत ही नहीं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बने रहे DSA के साथ. लव यू ऑल. बिग पुच्ची.